Started ना? Okay sir. Okay sir, excellent. Okay. Again sir, good evening to all of you. Good afternoon, good evening जो भी बोलो. ठीक है. शालिनी, good evening शालिनी. अच्छा. गुड इवनिंग। चलो. Good evening sir, good evening. विश्वजीत, चलो. ठीक है. अच्छा, तो सर आज ना थोड़ा सा अलग टॉपिक होगा. ये लॉ है, इसको कंपनी सेक्रेटरी के अंदर इसको जूरिस्प्रूडेंस कहते हैं और सीएस में इसको जनरल अदर लॉ के अंदर पढ़ा जाता है. ठीक है, ऐसे कॉर्पोरेट लॉ एंड अदर लॉ. तो सीए में ये दो टॉपिक है, जनरल क्लॉजेस एक्ट एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स. ये सेम चीज सीएस के अंदर, द कंपनी सेक्रेटरीज लोगों के अंदर इसको डिटेल्स में पढ़ा जाता है सर, इन जूरिस्प्रूडेंस सब्जेक्ट. ठीक है, दैट इज इन सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल. सो गुड इवनिंग सर. यस, गुड इवनिंग शिवा. चलो सर, टॉपिक जो भी हो, मतलब सिलेबस जिसका जो भी हो, लॉ तो किसी के लिए नहीं बदलता. क्या रे, लॉ बदल जाएगा क्या? नहीं, लॉ तो लॉ ही रहेगा. तो चलो लॉ को समझते हैं और समझने का कोशिश करते हैं कि लॉ क्या है. तथा का तो मतलब तथा. गुड इवनिंग तथा. इवनिंग सर. चलो, तो जूरिस्प्रूडेंस में या फिर इस पर्टिकुलर लॉ में, मतलब दैट इज जनरल क्लॉजेस एक्ट. सर क्या है ये जनरल क्लॉज? सर वेरी इंटरेस्टिंग लॉ. चलो मैं स्क्रीन शेयर कर लिया. आप लोगों को स्क्रीन दिख रहा है? प्लीज टेल मी, कंफर्म करना एक बार. जी सर. तो जनरल क्लॉजेस एक्ट ये क्या है सर, जो इतना इसको लेके चिंता हो रहा है? ऐसे थोड़ा सा क्रिटिकल लगेगा आपको, साउंड क्रिटिकल बट नॉट क्रिटिकल. साउंड क्रिटिकल बट नॉट क्रिटिकल. क्यों क्रिटिकल थोड़ा साउंड इसलिए करते हैं क्योंकि नॉर्मली हम लोग सीएमए लेवल में बिजनेस लॉ पढ़ते हैं, कंपनी लॉ पढ़ते हैं, है ना, इकोनॉमिक लॉ पढ़ते हैं, सेबी लॉ पढ़ते हैं. लेकिन जनरल लॉ बेसिकली लॉयर लोग ज्यादा बात करते हैं. जो लोग हार्डकोर लॉयर लेवल, मतलब एलएलबी लेवल से आते हैं, एलएलएम वगैरह, उनको ये सब चर्चा ज्यादा करना पड़ता है. तो फिर सर हमें क्यों करना पड़ेगा? सर हमें जानना चाहिए, बिकॉज लॉ में इसका यूज होता है. सर क्या यूज है जनरल क्लॉजेस एक्ट का? 1897 जनरल क्लॉजेस एक्ट क्या है और इसका इतना जरूरत क्यों पड़ गया? सर जरूरत क्यों पड़ा ये समझना सबसे ज्यादा जरूरी है. सर ये बेसिकली जब लॉ में कंफ्यूजन होता है तब, मतलब बोलते हैं ना, जिसका कोई ठिकाना नहीं, जैसे हम लोग इनकम टैक्स में ही बात करते हैं, जिसका कोई ठिकाना नहीं होता उसको अदर सोर्स में डाल दिया जाता है. ठीक है, तो एग्जैक्टली ये जनरल क्लॉजेस एक्ट भी ना कुछ उसी तरह का एक लॉ है. मतलब इंडिविजुअल बहुत सारा लॉ हम लोग देखते हैं. इंडिविजुअल लॉ इन द सेंस, से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, है ना सर, से फॉर एग्जांपल कंपनी लॉ, से फॉर एग्जांपल सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया लॉ. ठीक है, से फॉर एग्जांपल, या फिर वैरायटीज ऑफ लॉ, बैंकिंग लॉ, इलेक्ट्रिसिटी लॉ, देयर आर लॉट्स ऑफ लॉ. ठीक है, लॉ का खत्म नहीं है, एक्ट का खत्म नहीं है, बहुत सारे लॉ है. लेकिन हम लोग थोड़ा कनेक्टेड बात में बात करेंगे, जैसे कंपनी लॉ हो गया, सेबी लॉ हो गया. तो इंडिविजुअल लॉ तो अपने बारे में बात करता ही है, उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर लॉ अपने बारे में डिटेल्स में बात करता है. लेकिन कई बार ऐसे होते हैं कि पर्टिकुलर लॉ के अंदर कुछ कंफ्यूजन है, मतलब लॉ जो लिखा है वो अपने अंदर ही थोड़ा कंफ्यूज हो गया. कई बार लॉ का लैंग्वेज भी ऐसे होते हैं कि जब केस थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाते हैं, कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, तब केस को खुद ही समझ में नहीं आता कि मैंने क्या लिख दिया और क्या हो गया. ठीक है, मैंने लिख क्या दिया, उसका क्या मतलब निकाला, और फिर उस मतलब से पूरा केस बिगड़ गया. कंफ्यूजन. तो हम लोग एक चीज बोलते हैं ना, कॉमन सेंस अप्लाई कर, बोलते हैं ना सर, कॉमन सेंस. तो ये जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 कुछ वैसा ही कॉमन सेंस का बात करता है. जब कोई कोई पर्टिकुलर लॉ किसी चीज में समाधान नहीं निकाल सकता, तब जनरल क्लॉजेस एक्ट का सहारा लेना पड़ता है. अच्छा, इसका मतलब क्या पर्टिकुलर लॉ सोल्यूशन नहीं दे सकता? अरे दे सकता है, लेकिन जब कोई कंफ्यूजन हो तब लॉ, मतलब जो बेसिकली लॉयर्स होते हैं, कोई के पर्टिकुलर केस में जब कोई जजमेंट लेना होता है तो जनरल क्लॉजेस एक्ट का सहारा लिया जाता है, बिकॉज इसमें कुछ कॉमन सेंस के बारे में कहा गया है.
तो उसी को जानना है सर। अभी मैं हल्का सा आइडिया दिया। तो बेसिकली जब कोई सहारा नहीं मिलता तब जनरल क्लॉज एक्ट, जब जब दोनों के बीच में एक लड़ाई चलता है। जैसे एक सिंपल एग्जांपल आपको देता हूँ। हमारा देश जो है, इंडिया जो है सर, अगर मैं इंडिया का बात करूँ, ये देश बड़ा ही विचित्र सा कहानी है हमारे देश का। विचित्र कहानी क्यों? क्योंकि आज जिस भारत को हम लोग देखते हैं, ये भारत क्या 75 साल का भारत है? बहुत लोग ना ऐसे सोचते हैं कि इंडिया मतलब, इंडिया का उम्र कितना हुआ ना, इंडिया का उम्र 75 साल है। एक्चुअली मुश्किल है। आप ये, मतलब ये नहीं बोलूंगा कि इतिहास गलत है, नहीं है, पॉलिटिकल बात नहीं करना है। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि देश तो बहुत पुराना है, लेकिन ज्यादा पुराना बात नहीं कर सकते। मुश्किल बस इतना सा है, 1947 में जब ब्रिटिश लोग हमारे देश को छोड़ के जा गए, इस टाइम पे हमारे देश को एक एक ऐसा बोल सकते हो कि भारत ने एक नया सूरज देखा। और इस सूरज का जो मेन, मतलब क्या बोलूं सर, एस्टेब्लिशमेंट जो है वो किसके आधार पे है? संविधान, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो 47 में जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाने का सोच लिया गया, 49 में जब इसको एनेक्ट किया गया, ठीक है, तो संविधान बनाने से पहले भी कुछ नियम हमारे देश में था जो ब्रिटिश नहीं बनाया। संविधान में भी हम लोग बनाया, ब्रिटिश पे भी हेल्प लिया हम लोग। मतलब ये हमारा जो लॉ है, इसमें इंग्लैंड का बहुत रोल प्ले मिलेगा आपको, ठीक है, बिकॉज इंग्लैंड से बेसिकली हम लोग हैंड ओवर किए ना, पावर हैंड ओवर हुआ है। तो ब्रिटिश कॉन्सेप्ट अभी भी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा। मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि इंडियन लॉ में ब्रिटिश कॉन्सेप्ट कितना छुपा हुआ है। सो लेकिन अब कंफ्यूजन क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन आने से पहले का लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद का लॉ, इस पे जब लड़ाई छिड़ जाता है, तब किसका सहारा लेना पड़ता है? इस एक्ट का, जनरल क्लॉजेस एक्ट, ठीक है। तो ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, थोड़ा इजी करने का कोशिश करते हैं। यही इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। सर आप लोग को समझ में आ रहा है? बोलो। जनरल क्लॉजेस एक्ट का ऑब्जेक्टिव मैं बता रहा था सर, कि इसको क्यों लाया गया, क्या पर्पस है इसका। अब धीरे धीरे मैं इसके हर एक सेक्शन वाइज भी बात करूंगा, केस स्टडीज लूंगा, क्वेश्चंस करूंगा। और ये चैप्टर में ना ढेर सारा डेफिनेशंस है, जो शायद आप लोग नॉर्मल, मतलब सिर्फ इस एक्ट में नहीं, किसी भी एक्ट उठा के आप पढ़ाई पढ़ाई करो, आपको देखने को मिलेगा। मतलब जो भी बातें इस पर्टिकुलर चैप्टर में किया गया है, वैराइटीज ऑफ डेफिनेशंस, वो डेफिनेशंस आपको ईच एंड एवरी काइंड ऑफ लॉ पेपर में देखने को मिलेगा। कॉमन कॉन्सेप्ट जो लॉ में यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, जैसे प्रिलिमिनरी जो है वो सेक्शन 1 में बोला गया है। जनरल डेफिनेशंस के बारे में सेक्शन 3 से लेके 4A में बोला गया है, जिसमें वैराइटीज ऑफ डेफिनेशंस, ठीक है। जैसे एक एक एग्जांपल दे सकता हूँ मैं आपको डेफिनेशंस पे। डेफिनेशंस का कितना सारा मैं नाम बताऊं आपको, कि जिसके ऊपर सिर्फ डेफिनेशन ही डेफिनेशन है। कि जैसे डेफिनेशन दिया कि एक्ट क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं ना एक्ट, व्हाट इज एक्ट, मतलब एक्ट एक्ट चिल्लाते हैं, लेकिन एक्ट है क्या? सेक्शन 3 सबसेक्शन 2 एक्ट के बारे में बात करता है। एविडेविट हम लोग बहुत बोलते हैं, थोड़ा एविडेविट करवा लो, ठीक है। मतलब बेसिकली मैं ही वो हूँ, मतलब जो मैं हूँ, ठीक है। तो एविडेविट मतलब किसी का नाम गलत हो जाता है तो एविडेविट करवाना पड़ता है। किसी का सरनेम गलत हो जाता है तो एविडेविट करवाना पड़ता है। तो ये बेसिकली एफर्मेशन है कि हाँ चलो वही मैं हूँ, जो मतलब जो कुमार है वही श्याम है, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो एविडेविट क्या है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 3 में कहा गया है। सेंट्रल एक्ट क्या है? सेंट्रल एक्ट क्या है? सिंपल बात है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट बना हुआ जो एक्ट है वो कैसे बनता है, सिंपल उसको डेफिनेशन क्या दिया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या होता है, बार बार हम लोग बोलते हैं, सी सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट बोलता है। अरे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या है? अब देखिएगा पश्चिम बंगाल का चीफ मिनिस्टर, ठीक है, बात बात में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्प नहीं कर रहा। सेंट्रल गवर्नमेंट, ये रिसेंटली भी हमारा चीफ मिनिस्टर जो है रेड रोड में धरना में बैठा है, चीफ मिनिस्टर होकर धरना में बैठ गया। वो सिलेंडर का दाम बढ़ने के इसके बारे में कुछ, हाँ, सीएम होके धरना में बैठ जाते हैं। जो भी हो, धरना में बैठने का अधिकार सबको संवैधानिक अधिकार है, बैठ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, बोलने का आजादी है और होना भी चाहिए, यही डेमोक्रेसी की खूबी है। बट इसको अच्छे से यूज करने से देश का अच्छा है, लेकिन सिर्फ सब लोग ना, ज्यादातर लोग पर्सनल यूज भी यूज कर लेते हैं, व्यक्तिगत फायदा। मतलब मेरा नाम होगा, मेरा लीडरशिप आएगा, लोगों का क्या हो, भाड़ में जाए। तो सेंट्रल गवर्नमेंट कौन है, सेक्शन 3 सबसेक्शन 8। ऐसे वैराइटीज ऑफ डेफिनेशन है। स्टेट क्या है, ठीक है,
कमेंसमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है, ठीक है, ये सब इस चीज में बोला हुआ है। फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, हम लोग जो बोलते हैं ना अप्रैल से लेके मार्च, तो ये फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन दिया हुआ है जनरल लॉ के अंदर, जनरल क्लॉजेस के अंदर, सेक्शन 3 सबसेक्शन 21 में इसके बारे में बोला है, ठीक है, कि क्या है फाइनेंशियल ईयर, क्या है कैलेंडर ईयर, क्या है कैलेंडर मतलब जनवरी टू दिसंबर। ये अच्छा जनवरी टू दिसंबर का कैलेंडर हम लोग का है कि ब्रिटिश का है, ब्रिटिश का है, तो वही मानते हैं क्या, हाँ सर वही मानते हैं, वही ब्रिटिश कॉन्सेप्ट को ही डेवलप किया गया जनवरी टू दिसंबर, क्योंकि ब्रिटिश मानता था, तो मैं आपको क्या बोलूं, ब्रिटिश चला गया, ब्रिटिश का कनेक्शन नहीं गया, वो अभी भी है, ठीक है, क्योंकि लॉ में उनका खुशबू बोलो बदबू बोलो सब अभी भी है, ठीक है। सो पॉइंट इज दैट कि ये सभी चीजें डेफिनेशन वाइज आपको यहाँ से पढ़ने को मिलेगा, लेकिन सर डेफिनेशन पढ़ के क्या होगा, डेफिनेशन पढ़ के यही होगा कि जब पर्टिकुलर लॉ किसी मैटर पे बात नहीं कर पाएगा, तब जनरल क्लॉज उसके बारे में क्या बोलता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता है, यही मेन पर्पस है। जैसे एनैक्टमेंट, हम लोग कई बार एनैक्टमेंट वर्ड देखते हैं लॉ में कि इसमें ये एनैक्टमेंट आया है। अब एनैक्टमेंट क्या, रेगुलेशंस बोलते हैं। जैसे अगर आप देखोगे यहाँ पर क्या लिखा है, एनैक्टमेंट मतलब सेक्शन 2 सबसेक्शन 19 बोला है, एनैक्टमेंट शैल इंक्लूड रेगुलेशंस, एनैक्टमेंट का मतलब रेगुलेशंस है, ठीक है, डिफाइन किया गया। अच्छा कहाँ का रेगुलेशन, बोलते हैं कि रेगुलेशन ऑफ बंगाल, अरे बंगाल का रेगुलेशन पूरा भारत का रेगुलेशन, अरे सर ये ब्रिटिश पीरियड का बंगाल है, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा बंगाल प्रोविंस हुआ करता था, और ब्रिटिश का कैपिटल भी था कोलकाता, कलकत्ता उनके हिसाब से, और बंगाल जो प्रेसिडेंसी था उसका हेडक्वार्टर था कलकत्ता, और कलकत्ता पूरा भारत का कैपिटल था ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा, ड्यूरिंग ब्रिटिश एरा। तो बंगाल एरिया को चलाने के लिए जो रूल्स रेगुलेशन चलता था, अच्छा साउथ में चलता था मद्रास प्रोविंस या मद्रास प्रेसिडेंसी, और वेस्ट में चलता था बॉम्बे प्रेसिडेंसी, उसको बॉम्बे कोड के नाम से जाना जाता था। तो क्या कह रहे हैं कि सर बॉम्बे का कोड, बंगाल का कोड, मद्रास का कोड, कोड मतलब नियम, आपका मोबाइल का कोड नहीं, पासवर्ड कोड नहीं, नियम, ठीक है, कोड, कोड ऑफ कंडक्ट। तो बॉम्बे को चलाने का नियम, बंगाल को चलाने का नियम, ठीक है, एंड शैल आल्सो इंक्लूड एनी प्रोविजंस कंटेंट इन एनी एक्ट और इन एनी सच रेगुलेशंस एज अफोरसेड। तो जो कुछ भी बात उस टाइम पे लिखा गया था, ठीक है, उसको बाद में भी एप्लीकेबल किया जाएगा जो एज पर द सिचुएशन सही लगेगा, मतलब जो लॉजिकल रहेगा, लोगों के हित के लिए होगा। तो इनैक्टमेंट वर्ड को भी डेफिनेशंस में दिया गया है कि इनैक्टमेंट क्या है। तो इनैक्टमेंट वुड इंक्लूड एनी एक्ट जो यूनियन पार्लियामेंट में बोला गया है, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर में बोला गया है, ठीक है। तो इनैक्टमेंट वर्ड क्या है इसके बारे में भी यहाँ पर डिटेल्स में बोला, कुछ केस भी हुआ है, जैसे पंजाब सुखदेव स्वरूप गुप्ता के साथ केस बना है, गोधरा इलेक्ट्रिसिटी कंपनी के साथ सोमलाल का केस बना है। सर केस को कैसे यूज करना है, सर क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट करा के आपको सिखाऊंगा कि केस को कैसे लिखना है, इधर क्वेश्चन सॉल्व करना है। वेट सर वेट, सब बताऊंगा, अभी तो मैं कुछ बताया नहीं, ये तो बस एक एग्जाम्पल ओवरव्यू दे रहा हूँ कि कितना सारा डेफिनेशन आपको इसके अंदर मिलेगा, ठीक है, इस लॉ के अंदर। गुड फेथ, वो बहुत बार हम लोग लॉ में देखते हैं ना, इन गुड फेथ, कॉन्ट्रैक्ट क्या है, गुड फेथ पे, तो गुड फेथ क्या है, क्यों मैं ये सब बात कर रहा हूँ सर, क्योंकि लॉ के अंदर ये सब चर्चा हम लोग नॉर्मल लेवल में भी करते हैं, तो ये नॉर्मल लेवल में हम ऐसे ही नहीं करते, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में लिखा हुआ है, ठीक है, गवर्नमेंट कौन है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी क्या है, इमूवेबल प्रॉपर्टी क्या है। सर सब पढ़ाओगे क्या, अरे सब पढ़ाएंगे, रुको, ठीक है, कुछ बात समझ जाओगे खुद ही पढ़ोगे, सर तो फिर आप क्या करोगे, सर मैं तो सिखाऊंगा ना, वही तो काम है मेरा। चलो ठीक है, चलो सर एकदम शुरू से शुरू करते हैं, हाँ स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, कि पहले एकदम इंट्रोडक्शन में देखते हैं कि क्या है, व्हाई वी स्टडी जनरल क्लासेस एक्ट, क्यों पढ़ना है, क्या बोलते हैं, किताबी बात पढ़ते हैं, चलो। तो सबसे पहले तो ये जानो कि जनरल क्लॉसेस एक्ट 1897 वाज एनैक्टेड ऑन 11 मार्च, कब बना है, 11 मार्च को 1897 को, तो कब बना है, ब्रिटिश पीरियड में बना है। तो कंसोलिडेट एंड एक्सटेंड द जनरल क्लॉसेस एक्ट 1868 एंड 1887, अच्छा ये उससे पहले भी लॉ बना हुआ था, उसको कंसोलिडेट किया गया, मतलब जोड़ दिया गया, मतलब ब्रिटिश ने भी, देखो सर ब्रिटिश तो समय के साथ साथ जब जब उनको भारत में शासन को और बेहतर करना पड़ा, ब्रिटिश अपने लिए लॉ को बदला, ठीक है, समय के साथ साथ, कभी सोचा कि कठोर नियम लाया तो कभी थोड़ा इजी भी किया, ठीक है, क्यों, जब जब देखा कि ऑपोजिशन में रेवोल्यूशनरी बढ़ रहा है, तब थोड़ा इजी कर देता है, ठीक है, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो जाएगा,
और ब्रिटिश को ना लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं है, क्योंकि वो लोग कमाने आए थे, ठीक है। तो जब उनको लगा कि इजी करना इजी कर देगा, जब उनको लगा कि टफ करना है तो टफ कर देगा, ठीक है। जैसे 1857 में मतलब झांसी रानी लक्ष्मीबाई के साथ जब लड़ाई छेड़ गया था, मतलब एक्चुअली लक्ष्मीबाई तो मतलब हीरोइन बन गया उस पूरा एक पिक्चर का। इसके पहले आप लोगों ने अहल्याबाई होलकर का नाम सुने, महाराष्ट्र का सबसे बड़ा, मतलब झांसी रानी तो बहुत ही छोटा सा राज्य का रानी थे, और होलकर जो है अहल्याबाई होलकर, वो तो और भी बहुत बड़ा, तो महाराष्ट्र का उस वाले पूना का, ठीक है। और उनके साथ भी ब्रिटिश का लड़ाई हुआ था। तो ऐसे बहुत सारा लड़ाई, और कोई राजा के साथ नहीं, रानियों के साथ भी लड़ाई, कोई छोटा मोटा बात नहीं है। मतलब कितना हाई लेवल कॉन्सियसनेस, ठीक है। मतलब ये बैठने के सोचने की बड़ा बात है। ब्रिटिश हमें बोलते हैं कि हमारे देश में लड़की लोग पीछे हैं, ब्रिटिश हमें सिखाते हैं, यूरोपियंस लोग कि इंडियन लड़की लोग पीछे, पीछे कुछ नहीं था, ये तो प्रोपागंडा था, हम लोग को पीछे करवाया गया है। हमारे लड़की लोग जो था वो सोच भी नहीं सकता दुनिया कि हम लोग कहाँ थे, मतलब हमारे यहाँ का लड़की लोगों का जो डेवलपमेंट, ठीक है। आजकल हम लोग वुमेन एम्पावरमेंट में पीछे आते हैं दुनिया में, ये प्रोपागंडा का प्रॉब्लम है, और हम लोग इसको मान लिए, यही प्रॉब्लम। अगर मानते नहीं तो कभी ये दिन देखना नहीं। हम लोग मान लिए कि हाँ ब्रिटिश जो बोल रहे हैं सही बोला होगा, यूरोपियंस बोल रहे हैं तो सही बोल रहा होगा, दैट इज द प्रॉब्लम। अगर ऐसा ना होता तो आज भारत अलग होता। चलो ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन जो पॉइंट है उसमें आते हैं। मेन पॉइंट है कि ब्रिटिश ने इससे पहले भी जनरल एक्ट में 1868 का एक्ट चलाता था, 1887 का भी एक्ट चलाता था, ठीक है। लेकिन उसको भी मार्च करके 1897 में फिर से जनरल क्लॉजेस एक्ट को बनाया। और आज जो भारत में जनरल क्लॉज एक्ट अभी भी चलता है, इसमें अमेंडमेंट करते हुए अलग सारा अमेंडमेंट हुआ है, लेकिन उसी लॉ को हम लोग एक्सटेंड करते हुए आगे चल रहे हैं, ठीक है। अब जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 बेसिकली definitions बताते हैं, definitions of certain terms and general principles of interpretation। general principle of interpretation मतलब किसी भी चीज को सिंपल जनरल सेंस में इंटरप्रेट करो, इंटरप्रिटेशन सिंपल वे में करो, जनरल इंटरप्रिटेशन। किसी भी नॉर्मल मैटर में इंटरप्रिटेशन कैसे हो सकता है उसके ऊपर बात करते हैं। एग्जांपल देते हैं, रुक जाओ सर। तो जनरल डेफिनेशंस प्रोवाइडेड आर एप्लीकेबल टू ऑल सेंट्रल एक्ट, और इन्होंने जो भी डेफिनेशन दिया है वो सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट एक्ट में लागू होता है, रेगुलेशंस पे लागू होता है। इन द एब्सेंस ऑफ डेफिनेशंस ऑफ ए पर्टिकुलर वर्ड इन एनी सेंट्रल एक्ट, जैसे आपको मैं क्या बोला, कि सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी भी एक्ट में अगर कोई पर्टिकुलर वर्ड मिसिंग है या ओमिट है, स्टार्टिंग में ही बोल रहा था ना, सेंट्रल गवर्नमेंट के किसी पर्टिकुलर एक्ट में अगर कोई वर्ड कोई डेफिनेशन अगर मिसिंग है, तो हम लोग उसके जगह में जनरल एक्ट का सहारा ले लेते हैं, अनलेस देयर इज एनीथिंग रिपग्नेंट इन द सब्जेक्ट और कॉन्टेक्स्ट। मतलब अगर कोई ऑपोजिट मीनिंग ना निकले, मतलब विरोधिता नहीं करना है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सपोज पर्टिकुलर से मतलब कंपनीज एक्ट में कुछ चीजें मिसिंग है, तो हम लोग उसके जगह में जनरल एक्ट का सहारा ले लेंगे। The General Clause Act 1897 also comes for a rescue, क्या वर्ड लिखता है, रेस्क्यू वर्ड लिखता है। रेस्क्यू क्यों लिखा, रेस्क्यू इसलिए लिखा क्योंकि उद्धार करने होता है, ठीक है। रेस्क्यू इन द एब्सेंस ऑफ क्लियर डेफिनेशन इन द स्पेसिफिक एनैक्टमेंट, एनैक्टमेंट माने लॉ, एंड वेयर देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। संविधान आने से पहले का लॉ और संविधान आने के बाद का लॉ में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है, तब जनरल लॉ का सहारा लेना पड़ता है। The act gives a clear solution for the conflicting provisions and differentiate the legislation according to the commencement and enforcement to avoid uncertainty। Uncertainty मतलब अनिश्चयता को दूर करने के लिए, to avoid uncertainty। किसी भी तरह का अनिश्चयता को दूर करने के लिए इस लॉ का अवतरित हुआ है, ठीक है। मतलब ये आया है उसी लिए। आप लोग समझ रहे हो तथा रवि, बोलो सर, शिवम, हंस, क्लियर? सर यस सर। जैसे यहाँ पर एक छोटा सा बोला है सर, एक केस लॉ बना था, रायरप्पा वर्सेस माधवी अम्मा, ठीक है। साउथ में बोलते हैं सर, अम्मा बोलते हैं साउथ में। रायरप्पा वर्सेस माधवी अम्मा, ऑल इंडिया एआईआर का 1950 का केस है। कहता है कि व्हेनेवर लॉ प्रोवाइड दैट कोर्ट विल हैव द पावर टू अपॉइंट, जब लॉ ये बोलता है कि कोर्ट के पास पावर है अपॉइंटमेंट करने का, सस्पेंड करने का, रिमूव करने का, किसको, रिसीवर को। रिसीवर कौन होते हैं लॉ में, जब मानो कोई डिस्प्यूट होता है, कोर्ट बोलते हैं कि सपोज कोई इंसॉल्वेंट है,
तो इंस्टॉलमेंट को कुछ मिलेगा नहीं, तो कोई रिसीवर बना देगा कि इंस्टॉलमेंट की जगह, क्योंकि इंस्टॉलमेंट किसी से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, तो कोई रिसीवर बना देगा। तो इंस्टॉलमेंट बनने के बिहाफ में अगर कोई रिसीवर बन सकता है, तो रिसीवर वैराइटीज काइंड में लॉ बनाता है, ठीक है। तो जैसे वही बता रहे हैं कि सपोज कोई इंस्टॉलमेंट है, उसके अगेंस्ट में केस हुआ है, अब इंस्टॉलमेंट का कुछ मिलने वाला, तो इंस्टॉलमेंट को तो नहीं मिल सकता, तो उसके बदले में कोई रिसीवर लॉ अपॉइंट कर देगा, कोर्ट अपॉइंट कर देगा। तो ही बात कर रहा है, whenever the law provides that the court will have the power to appoint, suspend, remove a receiver, the legislature simply enacted that wherever convenient the court may appoint receiver, and it was implied within that language that it may also remove। मतलब अगर अपॉइंट करने का पावर है तो रिमूव करने का भी पावर है, तो अलग से लिखने का जरूरत नहीं है कि मैं अपॉइंट किया तो रिमूव नहीं कर सकता, ठीक है। जैसे अब इसके लिए आप बोलोगे सर धर्मीय चर्चा नहीं करते, सर धर्मी बात होती है। एक बहुत ही आज जैसे रामनवमी है, तो कृष्ण भगवान का एक बहुत सा सुंदर सा लाइन है, एक गाना है, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा। बोलते हैं कि तू ही बनावे तू ही बिगाड़े, ठीक है, आगे का छोड़ दो। तो बेसिकली ये तू ही बनावे और तू ही बिगाड़े, मतलब भगवान ही बनाते हैं, भगवान ही बिगाड़ते हैं, हम लोग तो बस अपना नाटक रचते हैं और कुछ नहीं, ऐसा माना जाता है। इंडिविजुअल फीलिंग्स में कोई फोकस, मतलब किसी भी तरह का हानि नहीं पहुंचाना चाहता सर, ठीक है। आप बात समझ रहे हो ना। तो बेसिकली लॉ भी वही बात कर रहा है सर, कि अगर मैं अपॉइंट करने का पावर दे रहा हूँ, तो रिमूव करने की भी पावर मैं उसी लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, लेकिन इसके लिए अलग से बोलने का जरूरत नहीं है, ये इम्प्लाइड है। बात समझ रहे हो सर। तो ऐसा ही जनरल, मतलब जनरल सेंस, ठीक है, जनरल सेंस लगाना पड़ता है, दे में आल्सो रिमूव और सस्पेंडेड। तो वही केस बता रहा था, मतलब अपॉइंट कर दिया लेकिन रिमूव नहीं कर सकता, ऐसा थोड़ी है। ये जनरल सेंस यूज करता है, तो यही सब जनरल क्लॉजेज एक्ट में लिखा हुआ है। आपको काफी सारा क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, आपको और भी अच्छा लगेगा कि जनरल क्लॉज का इस्तेमाल कैसे होता है लॉ में, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हुआ कि माधवी अम्मा वर्सेस रायरप्पा का केस क्या बताना चाह रहा है, ठीक है। अच्छा आगे देखें सर, और भी चीजें हैं, माथा खराब कर देगा आप लोगों का जनरल सेंस सुना सुना के। ऑब्जेक्ट, पर्पस, इंपॉर्टेंस ऑफ द जनरल क्लॉज। व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस एक्ट? टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ सेंट्रल एक्ट। सेंट्रल एक्ट जितना सारा है उसका जो लैंग्वेज उसको शॉर्ट करना, ठीक है, मतलब सिंप्लीफाइड करना। टू प्रोवाइड एज फार एज पॉसिबल फॉर यूनिफॉर्मिटी ऑफ एक्सप्रेशन इन सेंट्रल एक्ट्स। मतलब एक यूनिफॉर्म मतलब क्या, एक इक्वल लेवल में सबको एक प्रॉपर सुविधा प्रोवाइड करना, बाय गिविंग डेफिनेशंस ऑफ ए सीरीज ऑफ टर्म्स इन कॉमन यूज। मतलब अलग अलग डेफिनेशंस दिया है जो कॉमन यूज में काम आता है। बात समझ रहे हो ना, जो साधारण सेंस में बहुत जरूरी होता है, ऐसा अलग अलग डेफिनेशंस ये लॉ आपको देता है। टू स्टेट एक्सप्लिसिटली certain convenient rules for the construction and interpretation of central acts। सेंट्रल एक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए, मतलब बनाने के लिए, और उसको इंटरप्रेट मतलब समझने के लिए कुछ कन्वीनियंट रूल बनाते हैं। एंड टू गार्ड स्लिप्स एंड ओवरसाइट्स बाय इंपोर्टिंग इनटू एवरी एक्ट certain common form clauses which otherwise ought to be inserted in every central act। इसका मतलब है कई बार थोड़ा लॉ लिखने के टाइम पे थोड़ा बहुत इधर उधर तो हो जाता है ना सर, कभी कभी मिस्टेक्स हो जाते हैं, तो वो जो थोड़ा बहुत मिस्टेक हो जाते हैं तो उस मिस्टेक को मिसयूज ना किया जाए, तो उस केस में जनरल क्लॉजेस एक्ट सामने आके उसको संभाल सकता है, टू गार्ड, ठीक है। तो जनरल क्लॉज एक्ट दस मेक्स प्रोविजंस एज टू कंस्ट्रक्शंस ऑफ जनरल एक्ट एंड अदर लॉज ऑफ ऑल इंडिया एप्लीकेशंस। और सबसे बड़ी चीज है कि ये पूरा भारत में जितना लॉ चलता है सभी जगह में एप्लीकेबल होता है। जहां जहां संविधान चलता है वो हर जगह में ये चलता है, जहां जहां भारत का नियम चलता है वो हर जगह में ये चलता है। सर ऐसा बात करने का क्या मतलब है, क्योंकि जब इंडिया को बनाया गया था ना 47 में, काफी कॉन्स्पिरेसी बना था सर, ठीक है। अलग अलग तबके में अलग अलग लोग शासन करता था। जैसे हैदराबाद में निजाम का प्रॉब्लम था, कश्मीर में डिस्प्यूट था, कश्मीर का राजा भारत के साथ आना चाहता था, बट वहां पर पाकिस्तान का जो इस्लाम लीग बना था, जो पाकिस्तान बना रहा था, उनके साथ थोड़ा लड़ाई झगड़े में डिस्प्यूट हुआ था। फिर उसके बाद का कहानी बहुत सारा चीज हुआ है, ठीक है। फिर जूनागढ़ में गुजरात में कुछ एक राजा था जो पाकिस्तान में जाना चाह रहा था, ऐसे बहुत सारा सिनारियोस है, ठीक है। तो कोई बोलेगा मैं पाकिस्तान जाऊंगा, कोई बोलेगा मैं बांग्लादेश जाऊंगा, कोई बोलेगा मैं भारत में रहूंगा। अरे भाई देश तो है भारत, ठीक है, देश तो एक ही है भारतवर्ष, ठीक है। दुनिया आज भी, देखो उधर आप कितने भी अलग अलग देश बना लो, दुनिया आज भी सच्चाई के राह पे चलता है। आप कभी भी फॉरेन में चले जाओ, कभी भी, ठीक है। सर्टेन कम्युनिटीज का अलग बात है कि बंगाली कम्युनिटी, पंजाबी कम्युनिटी, दैट्स अ डिफरेंट पार्ट। बट जब भी
बांग्लादेशी लोग, पाकिस्तानी लोग, भारतीय लोग कहीं पर विदेश में मिलते हैं ना, और उसको फॉरेनर लोग अगर उनके बारे में कुछ बताते हैं, तो जनरल उनका भी एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जैसे हम लोग जनरल क्लॉज पढ़ रहे हैं, तो उनकी एक सिंपल बात है, इंडियन या सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, मतलब दे डोंट थिंक कि पाकिस्तान बांग्लादेश अलग है, उनको ऐसा लगता ही नहीं। कैसे लगेगा जब खान पान पहनना सब सेम है, तो वो कैसे अलग करेगा? कर भी नहीं सकता, कर भी नहीं सकता, तो दुनिया झूठ थोड़ी बोल पाएगा। हम लोग कुछ देर के लिए कुछ चीजें ऐसे अपने हिसाब से, ये मेरा है ये मेरा है कर लेते हैं, पर सच्चाई को तुम कितना देर तक झुठलाओगे? आज नहीं तो कल वो सच्चाई आ ही जाएगा। चलो डिफरेंट बात। सो बेसिकली its importance, therefore, in point of the number of enactment to which it applies, it obvious. The purpose of the General Clause Act is to place in one single statute different provision as regard interpretation of words and legal principles, which would otherwise have to be specified separately in many different acts and regulations. ठीक है, मतलब अलग अलग वर्ड को इंटरप्रेट करने के लिए इजी वे में ये लॉ बनाया गया है। जैसे एक केस है, चलो एक सुप्रीम कोर्ट का केस बना था, case of Chief Inspector of Mines versus Karamchand Thapar. It stated that the purpose of this act is to place in one single statute, statute मतलब नियम, ठीक है, different provision as regard interpretation of words and legal principle, which would otherwise have to be specified separately in many different act. मतलब अलग अलग लॉ अलग अलग एक्ट में अलग अलग बात कहा है, लेकिन अगर उसको एक सिंगल स्टैट्यूट में बोलने का जरूरत पड़े, तो हम लोग जनरल क्लॉज एक्ट का सहारा लेते हैं। ये बात सुप्रीम कोर्ट में चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस वर्सेस करमचंद थापर के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया है कि हो सकता है अलग एक्ट अलग अलग बात कर रहा है, अलग अलग रेगुलेशंस अलग अलग बात कर रहा है, स्पेसिफाइड सेपरेटली इन मेनी डिफरेंट एक्ट्स एंड रेगुलेशंस, बट अगर इसको सिंगल स्टैट्यूट डिफरेंट प्रोविजंस में अगर उसको डालना है, इंटरप्रेट करना है, तो हम लोग जनरल क्लॉज का सहारा ले सकते हैं टू अवॉइड superfluity of language in statutes wherever it is possible to do so, क्योंकि लैंग्वेज क्या है ना, कई बार थोड़ा अलग अलग मतलब निकाल देते हैं अलग अलग एक्ट में, इसीलिए so whatever general clauses act says, whether as regard to the meaning of the words or regard legal principle, has to be read in every statute to which it applies. मतलब हर चीज का अलग अलग सेंस में उसको अप्लाई किया जाता है, सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है सर, समझ में नहीं आ रहा है, आ जाएगा, एग्जाम्पल अभी किए नहीं, अभी तो बस समझ रहे हैं कि इस लॉ क्या है और क्यों बनाया गया है। ठीक है, धीरे धीरे आ जाएगा। देखो सर, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट में आ रहा है, एक एग्जाम्पल है सर, आप लोग देख रहे हैं ना, देखो सर ये वाला केस देखो, एक क्लेम ऑफ राइट टू कैच फिश, फिश मतलब मछली, मछली पकड़ने का राइट, सर मछली पकड़ने का राइट है हम लोगों को, है ना, पकड़ सकते हैं, रोक तो नहीं सकते कोई। हाँ, जैसे सलमान खान जंगल में जाके हिरन 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 पकड़ रहा था, राइट है क्या? नहीं, ठीक है, लेकिन फिर मतलब तालाब से, नदी से, समुद्र से मछली पकड़ सकते। तो वही केस बना था, उड़ीसा का केस है सर, आनंदो बेहरा, बेहरा उड़िया टाइटल होता है, a claim of the right to catch fish came under the consideration of court in Anand Behra versus State of Odisha. The court tended to decide whether the right to catch or carry fish is a movable or immovable property. सर आप लोग समझ रहे हो, मछली पकड़ना मूवेबल प्रॉपर्टी है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी है? बताओ अभी। मछली प्रॉपर्टी नहीं है, मानो तुम्हारा तालाब है, अरे लेकिन तालाब किसी का भी, कोई लीज भी तो लेता है, तो प्रॉपर्टी है तभी ना ट्रांसफर करते हो। मानो तुम्हारा तालाब है, तुम किसी और को दे दिया, जैसे तुम्हारे घर पे गांव में जमीन है, तुम जमीन लीज पे देते हो, जिसका तालाब होगा वो तालाब लीज पे देगा, तालाब भी है तो तालाब भी लीज पे दे सकते हो, उसमें तुम मछली भी खुद भी लगा सकते हो, किसी को लीज पे भी दे सकते हो। तो पॉइंट इज दैट कि तालाब, तालाब तो ठीक है, वो तो फिक्स्ड दिख रहा है, इमूवेबल है, लेकिन तालाब का मछली क्या है? सर आप लोग समझ पा रहे हो? रवि, चौथा पॉइंट समझ में आ रहा है? शिवम, सभी को पूछ रहा हूँ। हंस बोलो सर, शालिनी, शालिनी का आवाज नहीं आ रहा, कनेक्टेड हो रहे कि नहीं आप लोगों के साथ? अब देखो क्या जवाब देता है। Yes, sir. Section 3, subsection 26 of the General Clauses Act 1897 read, एक सेकंड थोड़ा सा,
इसी का ये कहाँ है, छोड़ो। तो कहता है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी से इंक्लूड लैंड, बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड। इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब जमीन है ऑब्वियसली, लेकिन जमीन से जो बेनिफिट आता है वो भी इमूवेबल। मतलब अगर तालाब है उसको अगर एक लैंड माना जाए तो उससे जो मछली आता है उसे भी इमूवेबल माना जाएगा। एंड थिंग्स अटैच टू द अर्थ, मतलब जमीन के साथ जुड़ा हुआ चीजें, या फिर जमीन के साथ परमानेंटली फस्टेड टू एनीथिंग अटैच टू द अर्थ, मतलब जो एकदम जमीन के साथ परमानेंटली जुड़ा हुआ है, मतलब उसको आप वहां से निकाल नहीं सकते, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, तो वो सभी चीजें क्या हो जाएगा, इमूवेबल नेचर का हो जाएगा। ये सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 में बोला गया है कि व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी। The section 3 of the Transfer of Property Act does not define the term except to say that, मतलब ये देखो ये कहाँ काम आता है, मतलब क्यों इस चीज के बारे में बोला गया, क्योंकि प्रॉपर्टी एक्ट में इसके बारे में बोला गया है। सेक्शन 3 of Transfer of Property Act does not define the term except to say that immovable property does not include standing timber, growing crops और grass। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सिर्फ इतना बोला है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में बोला गया है, मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या इंक्लूड नहीं है, स्टैंडिंग टिम्बर, मतलब जो पेड़ खड़ा है, मतलब पेड़ नहीं, वो ट्री है, पेड़ तो ट्री होता है, टिम्बर मतलब क्या, वो उसको बेसिकली वो काट दिया गया, जस्ट वो स्टैंडिंग है, ठीक है, वो लकड़ी बन गया, वो पेड़ नहीं है और। ठीक है, तो स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप और ग्रास, दैट इज नॉट अ इमूवेबल प्रॉपर्टी। वो मूवेबल है क्योंकि उसको उसको टिम्बर इसीलिए बनाया गया क्योंकि वो मूव करेगा वो। ठीक है, तो एज फिश डू नॉट कम अंडर दैट कैटेगरी। अब एज पर द डेफिनेशन देखो, नियम में जैसे बोला, जैसे आजकल देखो डीए को लेके पश्चिम बंगाल में लड़ाई चल रहा है, तौथा आई थिंक तौथा पॉलिटिक्स कर में है तो तौथा को बताओ, डीए लेके बहुत चल रहा है। अब क्योंकि अभी करंट गवर्नमेंट तृणमूल कांग्रेस है पश्चिम बंगाल में, अब डीए देना संवैधानिक, डीए पाना, मतलब जैसे सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉय बोल रहा है कि हमें डीए चाहिए या ज्यादा डीए चाहिए। अब कुछ लोग बोल रहे हैं कि डीए के बारे में जो लॉ है कि क्या डीए मैंडेटरी है, तो लॉ कहता है डीए इज नॉट मैंडेटरी। डियरनेस अलाउंस, इसलिए सैलरी में हम लोग पढ़ते हैं ना, डी इसलिए दिया जाता है ताकि इन्फ्लेशन के साथ सैलरीड पर्सन अपने आप को महंगाई के साथ लड़ाई लड़ता है, दैट इज द रियल पर्पस ऑफ डीए। लेकिन लॉ कहता है कि डीए मैंडेटरी, तो एज पर लॉ जब लड़ाई लड़ेगा तब तो डीए नहीं दिया जाएगा। अब अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज लोग अपने अपने पॉलिटिकल प्रोपागेंडा के हिसाब से काम करते, मतलब एक तरह का सिस्टम, मतलब क्योंकि अभी करंट गवर्नमेंट बोल रहा है कि हम नहीं दे पा रहे या समथिंग लाइक उनका फाइनेंशियल क्राइसिस। अब सीपीएम और बीजेपी जो मेन ऑपोजिशन है यहाँ पर, वो अपने हिसाब से वो क्या करेगा, ऑब्वियसली वो जो लोग आंदोलन कर रहे हैं उनके एक साथ जाएगा क्योंकि उसी में उनको भीड़ मिलेगा, है ना। वो यही बोलेगा कि भाई देखो इसके शासन में ऐसा ही होगा, हमारे शासन में हम अच्छा कर देंगे। सिंपल पॉलिटिक्स, ठीक है। तो बात पॉलिटिक्स का, लॉ जब अपने बीच में लड़ाई लड़ेगा, अब ये बात कोर्ट में जाएगा, तो कोर्ट मैंडेटरी है कि नहीं ये देखेगा, लेकिन साथ हमेशा एज पर प्रोविजंस भी काम नहीं चलता। तब ये देखना पड़ेगा क्या सच में जेन्युइन होता है या नहीं होता है। तो इसमें एक जज का या लॉयर का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है कि अल्टीमेटली वो क्या डिसीजन लेगा कि सच में डी क्लेम करना जायज है नहीं है। बात समझ में आ रहा है। तो बहुत सारा चीज आता है, जैसे यहाँ पर देखो ना, फिश के बारे में कहीं कुछ लिखा नहीं है, फिश के बारे में कहीं पे कुछ लिखा नहीं है, मतलब प्रॉपर्टी एक्ट में। तो पॉइंट तो यहीं पर हो जाता है, तो फिश के बारे में कुछ नहीं बोला, सिर्फ इतना बोला स्टैंडिंग टिम्बर, ग्रोइंग क्रॉप एंड ग्रास इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। ठीक है, तो एज फिश डू नॉट कम अंडर दैट कैटेगरी, द डेफिनेशन ऑफ जनरल क्लॉज एक्ट अप्लाइज एंड एज ए प्रॉफिट ऑफ पेंद्रे। सर ये पेंद्रे का क्या मतलब है? सर पेंद्रे का मतलब होता है जब किसी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी से जो राइट ऑफ टेकिंग आता है उसे पेंद्रे कहा जाता है। इट्स अ फ्रेंच वर्ड, मोस्ट प्रोबेबली फ्रेंच वर्ड ना, ये नीचे दिया होगा, देख लो ये दिया होता है normally, थोड़ा एक्सेप्शनल है। राइट ऑफ टेकिंग, ठीक है, राइट ऑफ टेकिंग, ठीक है, द राइट ऑफ पर्सन टू शेयर इन द लैंड ओन्ड बाय अनदर। ए प्रॉफिट ऑफ पेंद्रे enables a person to take part of the soil or produce of land that someone else owns, जो किसी दूसरे के ओनरशिप में है बट वहां पर हम अपना
पार्ट ले सकते हैं उस पर्टिकुलर सॉइल के साथ जुड़ा हुआ चीज पे। राइट ऑफ टेकिंग, पाने का अधिकार, ये बताना चाहते हैं, ठीक है। सो इज रिगार्डेड अ बेनिफिट arising out of land and it follows that it is immovable property within the meaning of the Transfer of Property Act. So thus the court construed right to catch or carry fish is an immovable property. हेलो, ये समझ में आया आप लोगों को? बोलो सर, गजब गजब लॉजिक देखने को मिलेगा आप लोगों को। आई थिंक समझ में आ रहा है। मैं आगे बढ़ रहा हूँ सर, और भी बहुत सारा क्वेश्चन करना है। हाँ ऑब्वियसली, और भी ट्रिकी क्वेश्चन पूछेगा, क्यों तुमको एक केस देना पड़ेगा। मतलब सिर्फ तुम ये नहीं तुम ऐसा बोलने से नहीं चलेगा कि राइट टू कैरी फिश इमूवेबल है कि इमूवेबल है, तुमको पूरा केस बताना पड़ेगा कि ये केस एमसीक्यू में डाल सकता है। और अगर तुमको पूरा इसको समझाना है तभी आनंद बेहरा का और स्टेट ऑफ ओडिशा का केस बताना पड़ेगा, तभी जाके तुम इसका जवाब दे सकते हो कि अल्टीमेटली स्टेट ये केस का क्या मतलब निकला था, ठीक है। सो इफ यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी केस देन यू कैन इजीली सॉल्व एवरीथिंग। सर आगे बढ़ो। ओके, এই তথা রবি বোঝা যাচ্ছে? হান্স Yes, sir. ओके सर। एप्लीकेशन ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल? ओके सर, कहाँ कहाँ एप्लीकेबल होते हैं सर? कहाँ एप्लीकेबल होते हैं, क्या काम लगता है, ठीक है, चलो सभी देखते हैं। द एक्ट डज नॉट डिफाइन एनी टेरिटोरियल एक्सटेंट, मतलब ये नहीं बोला गया कि इस टेरिटरी में चलेगा उस टेरिटरी में नहीं चलेगा, ऐसा कहीं पर भी लिखा नहीं। जैसे बहुत सारे केस में बोला जाता है ना कि दिस पर्टिकुलर एक्ट डज नॉट एप्लीकेबल टू कश्मीर, आजकल तो बोलते नहीं, आजकल हर जगह में एप्लीकेबल हो जाते हैं, बिकॉज कश्मीर के लिए जो बात था वो हटा दिया गया 370, ठीक है। कब हट जाना चाहिए था, है ना। ऐसा उल्टा सीधा पैंतरा मारने का क्या मतलब होता है, पता नहीं चला क्या है ऐसा, जो भी हो। तो टेरिटोरियल एक्सटेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है। इट्स एप्लीकेशन इज प्राइमरीली विद रेफरेंस टू ऑल सेंट्रल लेजिस्लेशंस एंड आल्सो टू rules and regulations made under a central act. It is in sense of a part of every central acts or regulations. If a central act is extend to any territory, मतलब भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी यूनियन टेरिटरी में, जहां तक आपका सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होता है, जहां तक आपका सेंट्रल एक्ट एप्लीकेबल होता है, ये शुभजीत फादर के नाम पे कौन है? इसका आउट हो गया था, शुभजीत का तो ये क्लास का नहीं, समझ में नहीं आया, ठीक है चलो जो भी हो क्लास कर लो। क्या ये शुभजीत है, कौन है ये? हंस, रवि, शालिनी, तथा शुभजीत फादर में कौन आ गया? इसको भेजा लिंक, ठीक है, चलो पढ़ लो सर अगर समझ में आए तो। ठीक। तो समझ रहे हो ना सर, इट इज a sense of part of every central acts or regulations. If a central act is extended to any territory, the general clause act would also deemed to be applicable in that territory and would apply in the construction of the central act, the central act to which this act apply. मतलब जहां जहां सेंट्रल एक्ट रहेगा वहां वहां एक्ट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए जनरल क्लॉजेस एक्ट उसको हेल्प करने पहुंचेगा, ठीक है। इन सिंपल ये है इस पर्टिकुलर एक्ट का बेसिक एरिया। सर अब हम लोग थोड़ा सा बेसिक एरिया से थोड़ा सा और आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। सम बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लेजिस्लेशन, मतलब ये लेजिस्लेशन को क्यों बनाया गया है। प्रीएम्बल समझते हैं ना सर, प्रीएम्बल मतलब किसी भी पर्टिकुलर एक्ट का इंट्रो, ठीक है। जैसे संविधान का प्रीएम्बल मतलब संविधान का इंट्रो, वैसा ही किसी पर्टिकुलर का प्रीएम्बल का मतलब होता है उसका इंट्रो। तो एवरी एक्ट हैज अ प्रीएम्बल व्हिच एक्सप्रेस द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट। ध्यान से सुनना बात को, प्रीएम्बल का बहुत बड़ा इस्तेमाल है एक्ट में। पेज नंबर, किताबी पेज नंबर है आपका 3.44, ठीक है। तो एवरी एक्ट हैज, हर एक्ट का अपना अपना
एक स्कोप होता है, और उस स्कोप के बारे में कहाँ लिखा रहता है? प्रीएम्बल में लिखा रहता है, ठीक है। एवरी एक्ट एज ए परमिसिबल प्रीएम्बल एक्सप्रेस टू द स्कोप, ऑब्जेक्ट एंड पर्पस ऑफ द एक्ट, इट इज द मेन सोर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग द इंटेंशन ऑफ द लॉ मेकर बिहाइंड द एक्ट। व्हेनेवर देयर इज एम्बिग्विटी, एम्बिग्विटी समझते हो? एम्बिग्विटी मतलब जब किसी भी चीज में थोड़ा सा, क्या बोलेंगे इसको बंगाली में हम लोग इसको बोलते हैं धुआं सा, मतलब विच इज नॉट क्लियर, विच इज नॉट क्लियर, क्लियर जो नहीं है, मतलब आधा अधूरा सा, थोड़ा सा धुंधलापन है, ठीक है, एम्बिगस, ठीक है। एम्बिगस मतलब जो क्लियर समझ में नहीं आता। Whenever there is an ambiguity in understanding any provision of act, preamble is accepted as an aid to construction of the act. अगर एक्ट को डिटेल्स में समझ में नहीं आ रहा, तो एक्ट का जो प्रीएम्बल है, वो उसका जो ऑब्जेक्टिव है, उसका जो स्कोप है, अब उसको रेफर करो। उसी में लिखा है कि एक्ट को क्यों बनाया गया है। तो preamble of statute is a part of the enactment and can legitimately be used for constructing it. However, the preamble does not override the plain provisions of the act, but if the wording of the statute gives rise to doubt, अगर कोई doubt create होता है किसी particular word के कारण as to its proper construction, for example, where the words or phrase has more than one meaning and doubt arises, अगर एक ही चीज का दो मतलब होता है, which of the two meanings is intended in the act, the preamble can and ought to be referred to in order to arrive at the proper construction. मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लॉ में आप लोग बहुत बार देखोगे दो वर्ड बहुत यूज होता है, शैल एंड मे, शैल बी और मे बी, ये दोनों वर्ड आप लोग बार बार देखे होंगे। था हम लोग देखते कि नहीं देखते, बोलो। शैल एंड मे, ये दो वर्ड है ना, बार बार हमारे सामने आप देखोगे, बार बार है सर, है ना। तो लॉ क्या कहता है कि अगर कई बार शैल का जब अलग मतलब होता है, शैल का मतलब होता है डेफिनेटली, मे का मतलब होता है ऑप्शनल, है ना। शैल मतलब क्या करना है, होगा, लेकिन कई बार ऐसे भी होता है आप बोल रहे हो मे, बट उसको डेफिनेटली करना है, ठीक है। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आपको एक यहाँ पर ही आपको मिलेगा, ये ठीक है, shall and be, थोड़ा सा नीचे आप इसमें चीज मिल जाएगा। The word shall is used to raise a presumption of something which is mandatory or imperative, while the word may is used to connote something which is not mandatory. Obviously may मतलब क्या है, ठीक है, उतना जरूरी नहीं है, but shall is a जरूरी है, but is only directory of enabling. However, sometimes the words may and shall can be interpreted interchangeably. कई बार लॉ देखा जाता है, लॉ में कि हम लोग मे और शैल दोनों वर्ड को इंटरचेंजेबली यूज करते हैं, मतलब शैल का भी मतलब जो है, मे का भी मतलब वही है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया, एग्जांपल 14 में सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 स्टेट्स दैट अ कंपनी मे बी फॉर्म्ड फॉर एनी लॉफुल पर्पस। तो कंपनी मे बी फॉर्म्ड, मतलब क्या ये मे का मतलब है ऑप्शनल? क्या रे, एक कंपनी मे बी फॉर्म्ड एनी लॉफुल पर्पस, तो क्या कोई कंपनी अनलॉफुल पर्पस के लिए आ सकता है? इलीगल काम के लिए कंपनी बना सकते हो क्या? लीगल मतलब रियल में संभव है, लोग करते हैं इलीगल काम के लिए कंपनी, वो अलग चीज, वो तो इलीगल हो गया, अनलॉफुल हो गया। लेकिन क्या लॉ कभी आपको बोलेगा कि कंपनी मे बी फॉर्म फॉर आर लॉफुल पर्पस? लेकिन ये मे को फिर कैसे पढ़ना है, जब ये मे पढ़ेगा शैल के हिसाब से, तो हियर द वर्ड यूज्ड मे शैल बी यूज्ड एज अ शैल, and usage of word may here makes it mandatory for a company for the compliance of section 3 for its formations. आई होप आपको समझ में आ रहा है कि जनरल क्लॉसेस एक्ट और उसका प्रीएम्बल के हिसाब से किस तरह से आपको चीजें को समझना है, और कैसे कैसे डेफिनेशंस को दिया गया है, और हाउ डेफिनेशन इज इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दी जनरल क्लॉसेस। तो अगर आपको ईच एंड एवरी डेफिनेशंस पता लगे ना, अगर आपको डेफिनेशन समझ में आए, तभी जाके आप जनरल क्लॉज एक्ट को अच्छे से समझ पाओगे। जैसे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट हम लोग हाल फिलहाल में कवर किए, है ना। तो प्रीएम्बल ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, जो लोगों ने लाइव क्लास किया बहुत बढ़िया, जो नहीं किया वो बाद में बैकअप करेगा या फिर बाद में लाइव करेगा। नॉर्मली ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट सीए एग्जीक्यूटिव लेवल में ग्रुप 2 वाले स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, सीए में इंटर वाले स्टूडेंट ग्रुप 1 वाले पढ़ते हैं, और सीए इंटर में भी इसके बारे में पढ़ाया जाता है ग्रुप 1। तो प्रीएम्बल ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 स्टेट्स एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू प्रॉमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक। तो क्लियरली बता दिया कि भाई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट मेनली किस पर्पस का है, बेसिकली प्रॉमिसरी नोट,
बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड चेक का जो कॉन्सेप्ट है इसके पर्पस के लिए आया है, उसको डिफाइन करता है। ये चेक क्या है, प्रोमिसरी नोट क्या है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या है, दैट इज द सिंपल प्रीएम्बल ऑफ दिस पर्टिकुलर एक्ट। जैसे कंपनी एक्ट क्यों आया है, कंपनीज एक्ट का क्या कारण है आने का, समरी क्या है, मतलब प्रीएम्बल क्या है, एन एक्ट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू कंपनीज, इसी पर्पस में कंपनी लॉ आया है। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि किसी भी एक्ट का आने का पर्पस में ही उसका मेन कॉन्सेप्ट छुपा होता है। अगर कभी भी लॉ में कोई वर्ड, कोई पर्टिकुलर एरिया कंफ्यूज करता है तो सिंपल आप प्रीएम्बल में आ जाओ, आपको जवाब मिल जाएगा। आपको जवाब मिल जाएगा कि भाई किस पर्पस में हम आए हैं, ठीक है, क्यों क्या करने आए हैं, मतलब लॉ क्या करने आया है। अगर उसका पर्पस समझ में आ जाता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है, कंफ्यूजन दूर हो जाता है। कई बार लॉ के अंदर हम लोग ऐसे ऐसे बात कर लेते हैं, बोलते बोलते लॉ को लिखते लिखते, लॉ मेकर जब लिखते हैं तो होता है कुछ कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लॉ खुद भी उसको लेके बाद में केस करता है, फिर उसको लेके बोर्ड मीटिंग बैठता है, फिर वो खुद भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ठीक है, ये सब कंफ्यूजन एक सिंपल कॉन्सेप्ट में दूर हो सकता है कि भाई हमारा पर्पस क्या था, पर्पस में देखो, कंफ्यूजन दूर हो जाए। इतना सीधी सी बात है ना सर, बात समझ में आ गया। अब थोड़ा सा एग्जाम क्वेश्चन आंसर कराओ, तो कि हम लोग एग्जाम के लिए भी रेडी है ना। डेफिनेशन तो हम लोग घर पे भी पढ़ सकते हैं, है ना। ठीक है, चलो सर, डेफिनेशन जरूर पढ़िएगा सर। जैसे लॉ में देखो मीन्स का भी यूज होता है, इंक्लूड का भी यूज होता है, बहुत बार होता है। दिस पर्टिकुलर मीन्स दैट ऐसा करके बोलते हैं, इंक्लूड ऐसे बोलते हैं। तो कुछ डेफिनेशंस में आपको मीन्स यूज देखने को मिलेगा। मीन्स मतलब डेफिनेशन सर एग्जॉस्टिव डेफिनेशन एग्जैक्टली डिफाइन डेटा, और इंक्लूड वर्ड जब यूज करता है मतलब वो अपने साथ साथ और भी चीजों को इंक्लूड करके बोलता है, एग्जॉस्टिव नहीं है। ठीक है, some definition used include, such definitions do not define the word but are inclusive in nature। और word को नहीं बोलते, वो inclusive करके बोलता है। but the word defined to include such and such the definition is prima facie extensive, मतलब वो थोड़ा प्राइमरी लेवल में एक्सटेंशन करता है। may include ऐसे करके बोलते हैं, this may include, that may include, तो इंक्लूड करके बोलता है। तो ऐसा बहुत सारा वर्ड हम लोग जनरल पर्पस में देखते हैं। हम लोग बार बार देखते हैं बॉडी कॉर्पोरेट। तो बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब है कंपनी। ठीक है, तो बॉडी कॉर्पोरेट का सिंपल मतलब है कंपनी। क्या लिखता है, कॉर्पोरेशन इंक्लूड ए कंपनी इनकॉर्पोरेट आउटसाइड इंडिया। जो कंपनी इंडिया के बाहर भी बना है उसे भी बॉडी कॉर्पोरेट कहते हैं, जनरल क्लॉज। लेकिन आजकल अगर कंपनीज एक्ट पढ़ोगे तो उसमें लिखा है कि जो बाहर में बना है वो कंपनी नहीं है। एक बार तुम ही लोग ये सवाल मेरे को किए थे कि सर जो कंपनी आउटसाइड इंडिया में बना है तो क्या वो कंपनी नहीं है। यस, एज पर कंपनीज एक्ट वो कंपनी नहीं है, एंटिटी है, सिंपल एक एंटिटी माना जाता है। लेकिन जनरल क्लॉज क्या कह रहा है, अब सिंपल एक सोचो, जब कोर्ट में कोई केस बनेगा तुम एक बाहर वाला कंपनी को क्या एंटिटी बोलोगे। कोई पर्टिकुलर डिस्प्यूट आ गया तो हम लोग क्या क्या बात पे केस लड़ेंगे कि बाहर का कंपनी प्रॉब्लम किया है, यही बोलेंगे ना, या सिर्फ एंटिटी एंटिटी चिल्लाएंगे। फॉरेन कंपनी बोलेंगे ना। तो फॉरेन कंपनी को इंडिया में कंपनी से बोलते हैं कि दैट इज नॉट ए कंपनी, दैट्स एंटिटी। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। लेकिन वो खुद ही कंफ्यूज क्रिएट कर रहा है। ठीक है, लॉ बड़ा ही इंटरप्रेटिंग चीज है सर। ऐसा नहीं कि जो लिख दिया वो एकदम पत्थर की लकीर है। यस, उसको पत्थर की लकीर ही मानते हैं हम लोग, ये लॉ में बोला है। लेकिन उसमें चैलेंज भी होता है, केस बनता है। जब जब कोई केस में, पर्टिकुलर केस में प्रॉब्लम आता है तब उसमें लॉ मेकर्स को रियलाइजेशन आता है कि इसमें कोई सुधार लाने का जरूरत है, तभी तो अमेंडमेंट आता है। या फिर कोई पर्टिकुलर मैटर शायद अभी सोसाइटी में जरूरत नहीं है तो क्या करेगा, चेंज करेगा, बदलाएगा। ठीक है, ये तो नहीं जीत गया या होता है कि फॉरेन कंपनी कंपनी नहीं है तो इसमें कंपनी का रूल एप्लीकेबल नहीं है। इंडियन कंपनी का रूल एप्लीकेबल तो बिल्कुल नहीं होगा, तब एज एन एंटिटी वो केस लड़ेगा, वही फिर से कंफ्यूज। ठीक है, तो फिर वो बॉडी कॉर्पोरेट क्या है, तब जनरल क्लॉज। अगर कंपनीज एक्ट का जवाब नहीं ढूंढ पाएगा किसी पर्टिकुलर केस में, अगर कंपनीज एक्ट खुद कंफ्यूज हो जाएगा तब जनरल क्लॉज का सहारा लें। क्योंकि जनरल क्लॉज बोला है कि सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 ऑफ कंपनीज एक्ट में उसको अलग से बोला है, लेकिन बॉडी कॉर्पोरेट के मतलब यहाँ पर जनरल क्लॉज में बोला है। जो आउटसाइड इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुआ है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट है।
The above definitions of body corporate does not define the term body corporate, but just states the companies incorporated outside India will also cover under the definition of body corporate, apart from other entities which are called as body corporate. तो ऐसे वैराइटीज चीज आपको देखने को मिलेगी, ठीक है? तो दैट इज द पॉइंट सर। ऐसा कितना पॉइंट है सर? पॉइंट तो बहुत है, लेकिन चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं। चलो कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, आप लोगों के दिमाग में ना समझ में आ जाएगा कि आखिर हम लोग बात करना क्या चाह रहे हैं, कि ये जनरल क्लॉज एक्ट कुछ बोलेगा तो उसको क्यों मानना पड़ता है, ठीक है, और कब मानना पड़ता है, और मानने के पीछे का क्या रीजन है। शालिनी तथा रवि, समझ में आ रहा है आप लोगों को? जैसे व्हाट इज अ फाइनेंशियल ईयर? फाइनेंशियल ईयर है क्या अंडर द जनरल क्लॉज एक्ट 1897? अब इसको जवाब देने के लिए आपको ये समझना होगा कि जनरल क्लॉज एक्ट में फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन क्या है, ठीक है? तो इसमें कौन से सेक्शन में बोला है? सेक्शन 3 सबसेक्शन 21 में जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 फाइनेंशियल ईयर का डेफिनेशन देता है, शैल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन द फर्स्ट डे ऑफ, जैसे परसों होने वाला है ना, फाइनेंशियल ईयर शुरू होने वाला है। The term year has been defined under section 3 subsection 66। year के बारे में कहा बोला गया है? as year reckoned according to the British calendar। एकदम बकायदा बता रहे हैं सर कि ब्रिटिश कैलेंडर में, कैलेंडर के बारे में बोला गया है। Thus, as per the General Clause Act 1897, year means calendar year which starts from January to December। ईयर का मतलब होता है कैलेंडर ईयर जो कि जनवरी टू दिसंबर में है, as per the British calendar under section 3 subsection 66 of the General Clauses Act। but section 3 subsection 21 फाइनेंशियल ईयर के बारे में बताते हैं, जो कि 1 अप्रैल में स्टार्ट होता है, बिकॉज ब्रिटिश इसी तरह से हमारे देश में फाइनेंशियल ईयर को बना के गया था। रिसेंटली मोदी सरकार ने बोल रहा था कि हम लोग इसको चेंज करेंगे। हाँ, इसलिए नहीं कि ब्रिटिश के कारण, क्योंकि ब्रिटिश अपने कंट्री के हिसाब से फाइनेंशियल ईयर को बनाया था, और हमारे यहाँ पर इसका प्रॉपर वेदर कंडीशन मैच नहीं करता। तो मोदी जी शायद बता रहा था कि मोस्ट प्रोबेबली मई या जून में ऐसा कुछ बारिश बारिश जब होता है उस टाइम से फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट करेंगे, इस तरह का कुछ डेफिनेशन बोल रहा था। तो लेकिन इतना आसान नहीं है एक चीज को अचानक से इतना बदल देना, बिकॉज बहुत सारा चीजें पूरा बिगड़ जाए, तो इसलिए और इसके बारे में बात नहीं होती। So in both the above definition, it can be concluded that financial year is a year which start from 1st day of April to end of, ठीक है सर? क्वेश्चन दिया है, व्हाट इज इमूवेबल प्रॉपर्टी एज पर जनरल क्लॉजेस एक्ट। अभी हम लोगों ने फिश के बारे में पढ़ रहे थे, तो देखो जनरल क्लॉज के बारे में डेफिनेशन, ये डेफिनेशन पढ़ोगे तो समझ जाओगे, लेकिन जवाब कैसे देना है वो देखो। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3 सबसेक्शन 26 ऑफ द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, immovable property shall include land, benefit to arise out of land, things attached to the earth, and permanently fastened to anything attached to the earth। ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जब लिखोगे ये 4 पॉइंट को प्रॉपर्ली डिफाइन करना है, मतलब सिंपल लिखना है कि भाई इमूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है? लैंड होता है, बेनिफिट अराइज आउट ऑफ लैंड होता है, थिंग्स अटैच्ड टू द अर्थ हो सकता है, या परमानेंटली फास्टेड एनीथिंग अटैच्ड टू द अर्थ, मतलब कोई घर बाड़ी जो परमानेंटली लैंड के साथ क्या है, चिपक गया ना। आजकल कोई कोई जगह में पता लग रहा है कि घर को भी मूव कराना है क्या क्या सब नीचे लगा के पता नहीं कैसे करना है, बट दैट्स अ डिफरेंट पार्ट सर। फॉर एग्जांपल, trees are immovable property because trees benefits trees are benefits arise out of the land and attached to the earth। however, timber is not immovable property। timber immovable नहीं है, timber movable है, as that is same and not permanently attached to the earth, because timber जो है वो लकड़ी बन जाएगी,
उसको मार्केट में फायर रोड के लिए, पोल के लिए, कंस्ट्रक्शन काम पे यूज किया जाएगा। तो इसीलिए ट्री इमूवेबल है बट टिम्बर मूवेबल है। इन द सेम मैनर बिल्डिंग्स आर इमूवेबल। ठीक है, और फिश के ऊपर तो केस वही है। तो इसी तरह से सर डेफिनेशन से आपको जनरल क्लॉजेस से सवाल कर सकते हैं। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, थोड़ा धीरे धीरे टफ बढ़ रहा है ना सर। जनरल क्लॉजेस कोई पर्टिकुलर मैटर में बात नहीं करता, अलग अलग एक्ट में बात करता है। जैसे एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, अ होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन, होल टाइम केएमपी, सीएसीएसईएम कोई भी जो कंपनी में केएमपीस की तरह काम कर रहे हैं। As per the provision of Companies Act 2013, a KMP shall not hold office in more than one company except its subsidiary company at the same time. ये कहता है, referring to the section 13 of the General Clause Act 1897, examine whether a whole-time KMP, मतलब key managerial personnel, can be appointed in more than one subsidiary company. रवि तथा सारिणी, बोलो क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों को? हंस बोलो सर, क्वेश्चन समझ में आया? है सर। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन क्या है, ये के मैनेजरियल, एक की मैनेजरियल पर्सनल जो ऑफिस होल्ड कर रहा है, ठीक है, फुल टाइम केएमबी शैल नॉट होल्ड ऑफिस इन मोर देन वन कंपनी एक्सेप्ट इट्स सब्सिडियरी कंपनी। मतलब वो सब अपना जो सब्सिडियरी है, मतलब मानो ए कंपनी होल्डिंग कंपनी है और उसका बी कंपनी जो है उसका सब्सिडियरी है, ठीक है। दिस सिंपली दे जस्ट आस्क यू, मतलब रूल कहता है कि ए कंपनी का जो केएमपी है, सपोज मिस्टर बी, मिस्टर बी बी नहीं मिस्टर सी, ए कंपनी में केएमपी, ठीक है, होल टाइम केएमपी, ए कंपनी का वो केएमपी तो भाई, साथ में वो किसी दूसरे कंपनी का केएमपी नहीं हो सकता, लेकिन सब्सिडियरी मतलब ए कंपनी का जो सब्सिडियरी है उसका तो केएमपी हो सकता है। तो इसके बारे में जनरल क्लॉज एक्ट क्या कहता है? कंपनीज एक्ट तो कह दिया, पर जनरल क्लॉज एक्ट क्या कहता है इसके बारे में पूछा है। तो ऑब्वियसली डेफिनेशंस पहले दिया हुआ है जो मैंने अभी तक आपको रीड नहीं कराया, बट अभी कर लो, ठीक है। तो सेक्शन 23 ऑफ 3 ऑफ कंपनीज एक्ट, 23 bracket 3 मतलब subsection 3 of the Companies Act 2013 provides that full-time KMP shall not hold office in more than one company except in its subsidiary company at the same time. With respect to this issue, that whether a full-time KMP of holding company be appointed in more than one subsidiary companies or can be appointed in only one subsidiary, है ना? As per company law, तो किसी दूसरे कंपनी में तो नहीं जा सकता। KMP of holding company can be appointed in more than one subsidiary company. अगर एक कंपनी का एक से ज्यादा होल्डिंग का सब्सिडियरी है तो उसमें वो ऑफिस होल्ड कर सकता है, या फिर किसी एक में भी वो ओनली वन सब्सिडियरी कंपनी का भी वो कर सकता है। It can be noted that section 13 of the General Clauses Act 1897 provides that the word singular shall include the plural. Sir, point to be noted. ये भी एक अनदर बात है। जैसे shall और may में हम लोग कंफ्यूज हो रहे थे, वैसा ही सिंगुलर और प्लूरल में भी बात होती है। अगर एक कंपनी के बारे में बोला है तो मतलब मोर देन वन के लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर ए कंपनी का सब्सिडरी है बी और मानो कि ए का और एक सब्सिडरी है सी, सब्सिडरी बनाने के लिए तो 50% से ज्यादा शेयर होल्डिंग होने से ही हो जाएगा ना। अगर ए कंपनी बी सी कंपनी का 51% शेयर होल्ड करता है या बी कंपनी का 51% शेयर होल्ड करता है तो बी और सी ए का सब्सिडरी बन जाएगा। तो अगर कहता है विद रिस्पेक्ट टू द इशू दैट वेदर ए होल टाइम केएमपी ऑफ होल्डिंग कंपनी be appointed in more than one subsidiary companies or can be appointed in only one subsidiary company, मतलब चाहे वो बी कंपनी का ऑफिस होल्ड करे या सी कंपनी को भी ऑफिस होल्ड करे, मतलब सेम होता है। मतलब किसी मैटर पे सिंगुलर लेवल में बोलने का मतलब प्लूरल लेवल में भी मतलब समझ लिया जाता है। कहीं पर सिर्फ बॉय बोला है तो बॉय का मतलब क्या है, बॉयज के लिए भी बोला जा रहा है, ठीक है। गर्ल बोला है तो गर्ल्स के लिए भी माना जाएगा, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशंस, ठीक है। डिपेंड करता है उस सिचुएशंस के लिए वो लागू होता है कि नहीं।
तो इसीलिए एक कंपनी में अगर वो बन सकता है, एक सब्सिडरी में बन सकता है, तो एक से ज्यादा सब्सिडरी में भी बन सकता है, सेम कंपनी, ऑब्वियस बात, ठीक है। It can be noted that Section 13 of General Clause Act 1897 provides that the word singular shall include the plural unless there is anything repugnant to be subject to the context. अगर कुछ उल्टा मतलब ना निकले इसका, ठीक है। Thus, a full-time KMP may hold office in more than one subsidiary company as per the present law. एक से ज्यादा सब्सिडियरी कंपनी में वो ऑफिस को होल्ड कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि लॉ में एक ही कंपनी बोला है तो एक नहीं जाएगा दूसरे में नहीं जा पाएगा, मतलब यहाँ पर सिंगुलर को प्लूरल समझना पड़ेगा, इसी कॉन्सेप्ट में बात को बोला गया है। इसके बारे में डेफिनेशन दिया गया है कि सिंगुलर प्लूरल में डेफिनेशन दिया गया है। आप लोग डेफिनेशंस को अच्छे से पढ़ेंगे ना, आपको सारा पॉइंट क्लैरिटी से, जेंडर के बारे में भी ही को सी समझना, सी को ही समझना। ज्यादातर केस में लॉ में हम लोग ही वर्ड देखते हैं, सी वर्ड नहीं देखते। इसका मतलब ये नहीं कि ही बोला है तो सी के लिए लागू नहीं है, ठीक है। मैस्कुलाइन फॉर्म में लॉ में ज्यादा लिखा जाता है ही, मैस्कुलाइन फॉर्म, मतलब लड़का, ऐसा नहीं कि लड़का के लिए है, ठीक है, ऐसे नहीं समझना है सर। ये सिंगुलर प्लूरल में भी आपको डेफिनेशन मिल जाएगा। आप लोग बाद में ना एक बार जरूर चेक कीजिएगा सारा डेफिनेशन, आपको सारा पॉइंट मिल जाएगा। सिंगुलर मिला है सर, कहीं तो है, ठीक है। अगर नहीं है तो यहाँ पर पढ़ लिया कि एक ही बात है, ठीक है, बट मिलता है सर, इसी तरह से डेफिनेशंस को दिया गया है, ठीक है। कि लॉ में सिंगुलर का मतलब, प्लूरल का मतलब कैसे यूटिलाइज करते हैं। बोलो सर, क्लियर हो रहा है आप लोगों को? थोड़ा जवाब दो, जवाब दो हमको, हम यहाँ हैं। ए बुझा कैसे? था हाँ सर। अंश 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 का आवाज नहीं आ रहा है, बोलो। 3.24 बोला है ना, 3.24 में बोला है। जेंडर नंबर वहीं पर बोलने का चांसेस है, कहाँ बोला है? ये in all legislation and regulations unless there is anything repugnant in the subject context, what importing the masculine gender shall be taken to include females and also, जहाँ पर ही बोलेगा उसको सी भी समझना पड़ेगा, ठीक है। वर्ड्स इन सिंगुलर शैल इंक्लूड द प्लूरल एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिंगुलर फॉर्म में बोला है सिर्फ एक के लिए लागू होगा, इसको हम लोग इंटरचेंजेबली प्लूरल के लिए भी लागू कर सकते हैं। अगर ही बोला है तो सी के लिए भी लागू होता है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस, डिपेंडिंग ऑन दी सिचुएशंस, केस टू केस। सर और क्वेश्चन कराओ सर, और क्वेश्चन चलो, उनको लेकर चलो कहाँ, क्वेश्चन करो। अच्छा, another question. A notice when required under the statutory rules to be sent by registered post, ठीक है। एक नोटिस भेजा गया कि भाई स्टैट्यूटरी रूल्स दिया गया, द नोटिस व्हेन रिक्वायर्ड अंडर स्टैट्यूटरी रूल्स, नोटिस को सेंड किया जाएगा किसी को भी एज पर द कंपनीज रूल समथिंग लाइक दैट, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू से। लेकिन रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू, जानते हो मतलब क्या है? रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू एक तरह कॉन्सेप्ट होता है और सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट एक दूसरा कॉन्सेप्ट। रजिस्टर्ड पोस्ट का मतलब है सिर्फ चिट्ठी भेजना, ठीक है। और रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू का मतलब है कि चिट्ठी पहुंचने के बाद एक ऐसा सिस्टम करके रिसीप्ट क्रिएट किया जाएगा कि चिट्ठी पहुंचा कि नहीं रिसीवर के पास, इसका खबर सेंडर के पास मिलना चाहिए, पता है ना। मतलब पोस्ट ऑफिस इसी तरह का टेक्निक यूज करेगा कि जिसमें वो एक्नॉलेजमेंट भी देगा कि हाँ चिट्ठी पहुंच गया। मतलब ऐसा नहीं है कि चिट्ठी पहुंचा पता नहीं मिला है कि नहीं, तो एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके अगर आप भेजोगे तो चिट्ठी पहुंचाएगी नहीं इसका पता हाँ ही जाता होगा, ठीक है। मतलब हमें ये पता करना है सेंडर को कि चिट्ठी पहुंचाएगी नहीं रिसीवर के पास, इसका मुझे एक्नॉलेजमेंट ड्यू चाहिए, तो इसका चार्जेस ऑब्वियसली ज्यादा, ठीक है। मतलब पोस्ट ऑफिस आपको इसका खबर दे देगा कि यस चिट्ठी पहुंचा, मैसेज करके।
So a notice when required under statutory rules to be sent by registered post acknowledgement due if instead sent by registered post. बोला गया था acknowledgement due करके भेजने के लिए, but भेजा गया registered post. Whether the protection of presumption regarding servicing of notice by registered post under the General Clause Act is tenable, क्या ये rule applicable होगा? Referring to the provisions of General Clause Act 1897, examine the validity of such notice in this case. तो क्या ये जो नोटिस भेजा गया है सिंपल रजिस्टर्ड पोस्ट करके, क्या ये वैलिड माना जाएगा? जहां करके स्टैट्यूटरी रूल बनाया गया था, जहां पर कि स्टैट्यूटरी रूल बनाया गया था कि आप एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके भेजो, मतलब सेंडर को पता होना चाहिए कि चिट्ठी पहुंचाएगी, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। तो क्या होगा? जनरल क्लॉज क्या कहता है? As per the provision of section 27 of General Clauses Act 1897, where any legislation or regulation requires any document, इसके इसीलिए देखो ना डॉक्यूमेंट के बारे में भी डेफिनेशन दिया है कि व्हाट इज डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट मतलब जिसमें आपको इंफॉर्मेशन का पता चले, जहां पर इंफॉर्मेशन को लिखा जाता है। Where any legislation मतलब law या regulations requires any document to be served by post, then unless a different intention appears, the service shall be deemed to be affected by properly addressing, है ना, proper address दो, prepaying पेमेंट करो and posting by registered post, क्योंकि आप बोला गया कि पे पोस्ट करना है। A letter containing the document to have been effected at the time at which the letter would be delivered in the ordinary course of post. Therefore, in view of the above provisions, since the statutory rule itself provides about the service of a notice, that a notice when required under said statutory rules to be sent by registered post acknowledgement due, then if notice was sent by registered post only, it will not be the compliance of said rules. Obviously, है ना, रूल का जो मिनिमम जरूरत वाला बात था वो नहीं हुआ। रूल था कि आप रजिस्टर्ड पोस्ट एक्नॉलेजमेंट ड्यू करो, बट अगर आप सिर्फ रजिस्टर्ड पोस्ट करते हो तो एक्नॉलेज मतलब कंप्लायंस फुलफिल नहीं हुआ। However, if such provision was not provided by such statutory rule, but अगर ये provisions पे कोई statutory rule ना होता तो रजिस्टर्ड पोस्ट करो या एक्नॉलेजमेंट ड्यू करो मतलब सेम है। अगर रूल में ये ना होता कि नहीं रजिस्टर्ड पोस्ट मतलब चिट्ठी भेजना इंपॉर्टेंट था, रजिस्टर्ड पोस्ट करके ही भेजो चलेगा, एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके भेजो चलेगा। अगर कोई स्टैट्यूटरी रूल नहीं रहेगा देन इट्स ओके। इन सर्विस ऑफ नोटिस बाय रजिस्टर्ड पोस्ट ओनली शैल बी डीम्ड टू बी अफेक्टेड, तो वो भी अफेक्टेड हो जाता है। लेकिन अगर स्टैट्यूटरी रूल है उस पर्टिकुलर पर्पस में कि आपको एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके ही भेजना है, तब उसको ही फॉलो करना चाहिए। ये केस बना था सर, ये सिमिलर केस ऑफ केस देना चाहिए जब एग्जाम में पूछता है ना, केस को मेंशन करना चाहिए। यूनाइटेड कमर्शियल बैंक वर्सेस भीमसेन मखीजा, notice when required under statutory rules to be sent by registered post acknowledgement due is instead sent by registered post only. The protection of presumption regarding serving of notice under registered post under this section of this act is neither tenable nor based upon the sound expression of law. ये compliance नहीं होगा सर। आपको क्या करना चाहिए? एक्नॉलेजमेंट ड्यू करके ही, क्योंकि स्टैट्यूटरी रूल अगर है तो स्टैट्यूटरी रूल नहीं है तो फिर आप कुछ भी करो डीम्ड इफेक्ट आ जाए। था बोलो सर, रवि, हंस, एवरीबॉडी समझ में आया कि नहीं? है सर। यस सर। ये होता है जनरल लॉ का यूज, समझ रहे हो ना? और एक क्वेश्चन करें सर, एक ऑन लैंड विद 50 टैमरिंड ट्रीज, मतलब इमली का पेड़, इमली का बूटा है, गाना है हाँ? इमली खट्टा क्या क्या बोलता है। तो एक ऑन द लैंड विद 50 टैमरिंड ट्रीज, आपके पास एक जमीन है जिसमें 50 इमली का पेड़ है, बंगाली में हम लोग बोलते हैं तेतुल, ठीक है, तेतुल का पेड़। He sold this land, his land and the timber, जमीन बेच दिया, टिम्बर भी बेच दिया, ऑब्टेन आफ्टर कटिंग द 50 ट्रीज। अच्छा टिम्बर कब होता है? ट्री अलग होता है, टिम्बर अलग होता है। ट्री काट जाता है तो टिम्बर बन जाता है ना, तो टिम्बर बन गया ऑब्टेन आफ्टर कटिंग द 50 ट्रीज टू वाई। तो एक्स वांट्स टू नो, एक्स ये जानना चाहता है whether the sale of timber tantamount to sale of movable property. Advice ये with refers to the provision of General Clause Act 1897. सर टिम्बर सेल इमूवेबल नहीं होगा क्योंकि टिम्बर मूवेबल में आता है, ट्री यस सर वो अटैच नहीं है। अगर वो पेड़ में, अगर वो स्टैंडिंग भी हालत में है
तो भी क्योंकि वो पेड़ काटने का प्रोविजंस पे आ गया, उसमें उसमें बेसिकली टिक मार्क लगा देता है। जब कोई पेड़ में टिक लगा देता है, उसका एक कॉन्सेप्ट, उसको भी कुछ नाम होते हैं। मतलब अगर कोई पेड़ तुमने खरीद लिया मान, ठीक है, तब वो पेड़ नहीं रहेगा। मानो उसमें पेड़ है, पत्ता है, सब कुछ है, ठीक है, लेकिन उसमें इसका एक नाम होता है, इसका इंग्लिश में क्या बोलता है, मार्किंग करने का। तो ऐसा क्या बोलते हैं इसको, मार्किंग करने को, लैंग्वेज भूल जा रहा हूँ। तो मानो तुम एक फॉरेस्ट मर्चेंट हो और तुमने कोई पर्टिकुलर जंगल सरकार ऑप्शन किया, तुम उसको जाके खरीद लिया। अब सरकार उसको क्या करेगा, मार्किंग कर देगा। इस मार्किंग करने का ना एक नाम होता है, पर लोकल लैंग्वेज कई बार थोड़ा याद नहीं बोले। ठीक है सर, कभी याद आएगा तो बोलूंगा। याद नहीं आ रहा है, बाद में बोल देंगे, चलो। लेकिन बेसिकली वो मार्क हो गया, मतलब वो भले ही वो ट्री है बट उसको स्टैंडिंग टिम्बर हो, और अगर वो काट दे के उसको नीचे गिरा दिया तो पूरा टिम्बर हो। लेकिन टिम्बर होने का कॉन्सेप्ट बिक गया, मतलब टिम्बर, मतलब जो ओनर है वो आएगा, काटेगा, लेके जाएगा। तो आंसर कैसे देना, इमूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन लिखना है एज पर जनरल क्लॉज सेक्शन 3 26। लैंड, benefit to arise out of land, things attached to the art, permanently fastened to anything attached to the art. It is an inclusive definition. It contains 4 elements: land है, benefit to arise out of land है, things attached to the art है, and things permanently fastened to anything attached to the art. Where in any enactment the definition of immovable property is in the negative and not exhaustive. The definition as given in the general clause act will apply to the expression given in that enactment. In the instant case, हमारे केस में एक sold land along with timber. Timber कैसे बना, इमली पेड़ को काट दिया, 50 tamarind trees of this land. So according to the above definition, land is immovable property. However, timber cannot be immovable since the same are not attached to the. बस इतना ही है। नेक्स्ट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सर्विस बाय पोस्ट एज पर द प्रोविजन ऑफ जनरल एक्ट। मतलब डेफिनेशन पूछा है कि सर्विस बाय पोस्ट का मतलब क्या है। सर्विस बाय पोस्ट का मतलब सेक्शन 27 ऑफ जनरल क्लॉज में बोला है, where any legislation or regulations require any document to be served by post, then unless a different intention appears, the service shall be deemed to be affected by properly address करो, प्रीपे करो, posting by registered post करो, ठीक है। A letter containing document to have been effected at that time, which letter would be delivered in the ordinary course of post. Simple. यही है सर्विस ऑफ पोस्ट, मतलब जो हम लोग समझते हैं वही है, nothing more than that. सर और भी बताओगे क्या? सर एक क्वेश्चन और है, कोमल लिमिटेड डिक्लेयर्स अ डिविडेंड फॉर इट्स शेयर होल्डर इन इट्स एजीएम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। कोमल लिमिटेड डिविडेंड डिक्लेयर किया अपने शेयर होल्डर के लिए। ऑब्वियसली डिविडेंड किसका होता है, शेयर होल्डर का ही होता है। कहाँ बोला, एजीएम में बोला, एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी हेल्ड ऑन 27 सितंबर 2019। मीटिंग कब हुआ, 27 सितंबर 2019 को हुआ। Referring to the provision of General Clause Act 1897 and Companies Act 2013, advice करके पूछ रहे हैं आपसे, the date during which Komal Limited is required to pay the dividend. वेरी गुड सर, हम लोग रिसेंटली डिविडेंड चैप्टर भी कवर किए कंपनी लॉ क्लास में। The date during which Komal Limited is required to pay dividend, and second question पूछा है, the date during which Komal Limited is required to transfer the unpaid or unclaimed dividend to unpaid dividend account. 7 दिन का प्रोविजन सर। डिविडेंड डिक्लेयर का बाद अगर 30 दिन में काम नहीं होता है, अगर 30 दिन में भी डिविडेंड नहीं जाता तो 7 दिन में देना पड़ता है। लेकिन इस दिन के अंदर भी कुछ कॉन्सेप्ट है जो जनरल क्लॉज आपको बताता है, ठीक है। मतलब 30 दिन मतलब कब से 30 दिन, 7 दिन तो कब से 7 दिन, ठीक है। ये चीज यहाँ पर आता है। चलो मैं आपको बताता हूँ, अभी आप समझ जाओगे, बहुत जल्द समझ में आ जाएगा सर कि केस बन क्या रहा है। देखो
So as per section 9 of General Clause Act 1897, for computation of time, the section states that in any legislation or regulations, it shall be sufficient for the purpose of excluding the first in a series of days or any other period of time to use the word from, and the purpose of including the last in a series of days or any other period of time to use the word to. Sir, माने जिस दिन डिक्लेयर करेगा पहला दिन एक्सक्लूड हो जाएगा और जो लास्ट दिन है पेमेंट कंप्लीट करने का उसको इंक्लूड कर देना चाहिए। तो मैं आपको समझाता हूँ ये फर्स्ट डे क्यों एक्सक्लूड होता है सीरीज का और लास्ट दिन क्यों इंक्लूड होता है। ये जनरल क्लॉज आपको एक लॉजिक बताता है। क्या लॉजिक है? जैसे हमारे केस में कोमल लिमिटेड ने डिविडेंड डिक्लेयर किया कब? जनरल मीटिंग कब हुआ? 27 तारीख को। तो अंडर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 127 ऑफ द कंपनीज एक्ट क्या कहता है? कंपनी इज रिक्वायर्ड टू पे डिविडेंड 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन। तो डिक्लेरेशन 27 तारीख को हुआ, तो डिविडेंड का 30 डेज कब से काउंट होगा? 28 से काउंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ? 27 सीरीज से एक्सक्लूड हो जाएगा। ये सर नो, तो 28 तारीख से 27 अक्टूबर 30 डेज का लास्ट होता है, ठीक है। तो यहाँ से 27 गायब हुआ तो वहां का 27 आ जाएगा, ठीक है। इन दिस सीरीज ऑफ 30 डेज 27 सितंबर 2019 will be excluded and last 30 days that is 27th अक्टूबर 2019 included will be included. So accordingly तो फिर अगर आपको सिंपल पूछा जाए तो कोमल लिमिटेड will be required to be dividend within 28th of September and 27th of October 2019 के बीच में, both days inclusive, ठीक है। मतलब सिंपल बात है, जो सीरीज है सीरीज का पहला दिन एक्सक्लूड होगा और सीरीज का 30 डेज का लास्ट दिन जो है वो इंक्लूड, मतलब कब से 30 दिन, ये चीज समझना जरूरी है। मतलब डेट को 27 से माने कि 28 से माने, कहाँ लिखा गया है? जनरल क्लॉज एक्ट में लिखा गया। सर आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। चौथा रवि, हंस, शालिनी, आई एम आस्किंग एवरीबॉडी, बोलो सर। सर सिमिलरली दूसरा सवाल था कि सर अगर डिविडेंड डिक्लेयर के बाद डिविडेंड पेमेंट नहीं होता है ना कंपनी की तरफ से, या फिर जो बंदे को डिविडेंड मिलना था वो डिविडेंड क्लेम नहीं किया, मतलब या तो डिविडेंड क्लेम नहीं हुआ या तो डिविडेंड पेड नहीं हुआ, ठीक है। तो बेसिकली डिविडेंड होल्डर जो है वो अनपेड रह जाते हैं, चाहे गलती किसी से भी हो, मिस्टेक किसी से भी हो। तो रूल कहता है as per 124 of the Companies Act, when a dividend has been declared by company but has not been paid or claimed within 30 days from the date of the declaration to any shareholder entitled to the payment of the dividend, मतलब जो पेमेंट के लायक है, डिविडेंड पाने के लायक है, ठीक है, एलिजिबल, द कंपनी शैल within 7 days, shall, देखो, company shall within 7 days from the date of expiry of the said period of 30 days transfer the total amount of dividend which remains unpaid or unclaimed to a special account। क्या नाम है उसका? अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। जो बैंक में ओपन करेगा, बैंक है ना, कंपनी एक अलग बैंक अकाउंट ओपन करेगा और वहां पर अनपेड डिविडेंड अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। तो कब डेट क्या होगा? 27 अक्टूबर मेरा लास्ट डेट था, इस डेट को एक्सक्लूड करना है वापस, इस डेट को एक्सक्लूड करो, 28 अक्टूबर 2019 से स्टार्ट करो और 3 नवंबर 2019 में 7 दिन कवर होगा, ठीक है। तो 3 नवंबर को इंक्लूड करो, लेकिन 27 अक्टूबर गायब हो जाएगा। मतलब 28, 29, 30, 31, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 हुआ ना। ऐसे करते हैं काउंट, और इसके बारे में मनगढ़ंत कहानी नहीं चलेगा, लॉ ने बोल के रखा है जनरल क्लॉज में, तो इसी हिसाब से आपको काउंटिंग करना है, समझ रहे हो। मतलब बाकी जितना भी लॉ है सब किस तरह से जनरल क्लॉज पे डिपेंड है, समझ पा रहे हो सर। हर बात स्पेसिफिक लॉ में ईच एंड एवरी बात को रखना ऑलवेज नॉट पॉसिबल, ऑलवेज नॉट पॉसिबल। देन हाउ, फिर कैसे करोगे? ऐसे करना है। कैसे करना है ना? ऐसे करना है सर। और बताओ, चलो सर आज बताने का मूड है, बता देते हैं। रिपील ऑफ प्रोविजन इज डिफरेंट फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। कई बार गवर्नमेंट लॉ लाते हैं फिर उसको डिलीट भी करते हैं, रिपील भी करते हैं, लेकिन रिपील वर्ड और डिलीट वर्ड में डिफरेंस। रिपील का मतलब है कैंसिल करना,
डिलीट का भी मतलब साउंड कैसा लग रहा है, सेम है, कैंसिल करना, लेकिन फिर भी डिलीट और रिपील वर्ड में फर्क। रिपील मतलब ऐसा कॉन्सेप्ट है कि जो कभी मतलब अगर कोई ऐप लाया और फिर उसको रिपील कर दिया, इसका मतलब है कि शायद वो लॉ कभी था ही नहीं, मतलब उससे जुड़ा हुआ हर चीज गायब करना है। मतलब वो आया था बट ऐसे रिपील करना है जैसे कोई आया ही नहीं था। लेकिन डिलीट का मतलब ऐसा नहीं, डिलीट मतलब लॉ आया है, कुछ प्रोविजंस वहां से डिलीट कर सकते हैं, ऐसा मानना। ठीक है, देखो आगे देखो। इन नवरंग, क्या नाम है रे, नवरंगपुरा गांव धर्मादा मिलकत ट्रस्ट वर्सेस रामतुजी रामाजी AIR गुजरात 75 1994 का केस है। इट वाज डिसाइडेड दैट, उसी टाइम पे डिसाइड हुआ था, repeal of provision is in distinction from deletion of provisions. Repeal ordinarily brings about complete obliteration, मतलब abolition. Abolition मतलब ऐसा है कि जो था ही of the provision as it never existed, thereby affecting all incoherent right, मतलब उसके साथ जुड़ा हुआ जो भी rights and all kinds of all clauses related to the repeal provisions, well ये सब कुछ खत्म हो जाएगा. While deletion ordinarily takes effect from the date of legislation affecting the said deletion and never to affect total affecting or wiping out the provision. तो ऐसा नहीं कि completely wipe out हो गया, ऐसा नहीं होता है. The deletion is not a complete wipe out and repeal is like a complete wipe. ठीक है सर, कहाँ से दिमाग खराब कर रहे हैं लोग, एक एक मतलब का 10-10 मतलब निकाल के रखता है. सर क्या करें सर, ये ना, ये जो भी आप समझ रहे हो प्रॉब्लम क्या है ना, फिर इसको सुधारने का एक तरीका है बट इतना आसान नहीं. लैंग्वेज कितना साइंटिफिक है इस पे डिपेंड करता है. लैंग्वेज का साइंटिफिक क्या होता है, मतलब अगर मैं एक वर्ड यूज करूं जिसका स्पेसिफिक मतलब उसका और कोई दूसरा मतलब ना, ऐसा लैंग्वेज दुनिया में जितना रिसर्च किया गया है उसमें एक ही लैंग्वेज निकल के आता है, दैट इज संस्कृत. दुनिया के किसी भी या ब्रह्मांड के किसी भी कोने से बोलो, हर शब्द का एक स्पेसिफिक मतलब है, कोई दूसरा मतलब नहीं निकले. इसीलिए वेस्टर्न वर्ल्ड स्पेशली अमेरिका संस्कृत को लेके बड़ा ही ज्यादा काम कर रहे हैं. उनका मानना है कि अगर ये प्रोग्रामिंग में डाल सके हम लोग, मतलब जिसको हम लोग वैदिक मैथ्स भी बोलते हैं, अगर ये प्रोग्राम में आ जाए तो रेवोल्यूशन हो सकता है. लेकिन क्योंकि अभी इतना दिन का चीज है, इस पर रिसर्च किस तरह से चल रहा है, रिसर्च चल रहा है, अब देखो कब ये होता है. हम लोग तो अपना कदर नहीं करना भूल गए. हमें तो लगता है कि सब कुछ वेस्टर्न कंट्रीज का दान है, हम लोग तो कुछ थे ही नहीं. लेकिन दैट्स अ डिफरेंट पार्ट. ये इंडियंस का सबसे, आज भारत सबसे पीछे जाने का, जितना भारत पीछे गया इसका मेन रीजन है कि हम अपना चीज को कदर नहीं करते. ये सबसे बड़ा हमारा दुख है. मतलब जो भी हमारा संस्कृति, हमारा कल्चर, हमारा घर का कल्चर, ये सबको हम लोग ना गंदा समझ लेते हैं, खराब समझ लेते हैं, या फिर ऐसा लगता है कि बहुत पुराना चीज है, फर्टीचर चीज है. यही प्रॉब्लम है. और ऐसा करते करते हम लोग भाषा जैसी चीज को भी फर्टीचर समझते. भाषा, लैंग्वेज, मैथ्स, ये सब बेकार समझते. यही प्रॉब्लम है कि आज हम लोग पीछे चल रहे हैं. जैसे एक बात कहते हैं ना कि स्वामी विवेकानंद ने बड़ा सुंदर सा कहा कि जो अपने माँ का कदर नहीं करता, ये दूसरे का माँ का क्या कदर करेगा. मैंने बंगाली में से बोला था कि जे निजर माँ के भात है ना से लोकेर माँ की खबर है. मतलब जो अपने कल्चर को प्यार नहीं कर सका तो दूसरा कल्चर को क्या कदर करेगा. जो अपने को रेस्पेक्ट दे सकता है वो सबको रेस्पेक्ट दे सकता है, जो अपना कदर नहीं कर सकता वो दूसरे का कदर भी नहीं कर सकता. तो यही प्रॉब्लम है. चलो आगे बढ़ते हैं. Section question 9. The Companies Act 2013 provides that the amount of dividend remained unpaid or unclaimed on expiry of 30 days from the date of declaration of dividend shall be transferred to unpaid dividend account within 7 days from the date of expiry of such 30 days. If the expiry date of 30 days is 30th October 2019,
Besides the last date on or before which unpaid or unclaimed dividend amount shall be required to be transferred to separate bank account in the light of the relevant provision of general clause. सर ये तो अभी इसी पॉइंट में बात किया ना, हाँ ठीक है, वही डेट का कैलकुलेशन सेम कॉन्सेप्ट में आपको बताना होगा। सर ये क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 10 अच्छा लगेगा। Referring to the provision of General Clause Act 1897, find out the day or date on which following act or regulations come into force. Give reason also. Sir, बहुत interesting case है। An act of parliament which has not specifically mentioned a particular date. Parliament का कोई act है, जैसे मानो आप लोग CA Act, CS Act, सभी तो act है। आप लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट पढ़ रहे हो, कोई CS का पढ़ाई कर रहा है, कोई CMA का पढ़ाई कर रहा है, सभी act है, कोई NI से कर रहा है, ठीक है, ये भी सभी act है। तो CS में तो बेसिकली ये सब मैं पढ़ाता हूँ, इसलिए मैं इसके बारे में ज्यादा बोल देता हूँ, ठीक है। और भी लॉ है और भी एक्ट है, डजंट मैटर। तो CS, CMA, NISM सभी एक्ट है, ठीक है। तो बात कहने की सर कि एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट व्हिच इज नॉट स्पेसिफिकली मेंशन्ड ए पर्टिकुलर डेट, ठीक है। और सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी इशूड ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ICDR। ये चीज कब पढ़ोगे जानते हो? जब आप लोग सिक्योरिटी लॉ पढ़ोगे, सेबी लॉ, हाँ, सीए के केस में फाइनल में पढ़ेंगे और सीएस के केस में एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 में ही पढ़ना पड़ता है सिक्योरिटी लॉ। सीएमए के केस में भी फाइनल में पढ़ना पड़ता है। सर सबको पढ़ के जाना है, जाने का जगह नहीं है। तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इशू कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ICDR 5th अमेंडमेंट रेगुलेशन 2015 was issued by SEBI by notification dated 14th August 2015 with effect from 1st Jan 2016। तो सेबी का जो रूल आपको देख रही है, डेट दे दी और कुछ पर्टिकुलर एक्ट है जिसमें कोई पर्टिकुलर डेट मेंशन नहीं। नाउ क्वेश्चन क्या है, अगर जिसमें डेट नहीं है उसके इसमें डेट क्या माने? सर राष्ट्रपति जिस साइन করবেন। थैंक यू, वेरी गुड, वेरी गुड, तो था एकदम सही है। जिस दिन प्रेसिडेंट का एसेंट मिला है, तो प्रेसिडेंट जिस दिन साइन दिया है एक्ट में, वो डेट को माना जाएगा। थैंक यू, ठीक है। अकॉर्डिंग टू Section 5 of General Clauses Act 1897, when any central act has not specifically mentioned a particular date to come into force, it shall be implemented on the day on which it received the assent of the President in case of an act of Parliament. Okay. Or in any specific date of enforcement in prescribed in the official gazette, the act shall come into force from such date. Thus, in the given case question, SEBI Regulation 2015 shall come into force on 1st January 2016. rather than the date of its notification of the gazette। जिस दिन आया था उस दिन को लेकिन नोटिफिकेशन गैजेट में, मतलब नॉर्मली डेट आने के बाद उसको गैजेट में डालते हैं। गैजेट क्या है? सरकार का एक मैगजीन, ठीक है, जहां पर उसके बारे में छापते हैं, उसी डेट को भी माना जाता है। इसके बारे में भी डेफिनेशन दिया हुआ है चैप्टर के अंदर कि व्हाट इज ऑफिशियल गैजेट, ठीक है। तो यही है, डेट है तो डेट लो, डेट नहीं है तो फिर प्रेसिडेंट का सिंपल। आ गया सबको समझ में जनरल क्लॉज एक्ट क्या है और क्यों पढ़ना है? एक छोटा सा रिक्वेस्ट है और होमवर्क भी है। क्वेश्चन तो मैंने करा दिया, नॉर्मली मैं हर बार क्या बोलता हूँ, क्वेश्चन होमवर्क देता हूँ, बट इस बार मैं क्वेश्चन होमवर्क नहीं दूंगा क्योंकि क्वेश्चन मैंने सॉल्व करवा दिया। हाँ, अगर आपको और भी मैथ से कहीं से भी क्वेश्चन मिले आप करते रहो, कोई डाउट है तो पूछ लो, लेकिन किंतु परंतु मैंने आपको हर डेफिनेशन को पढ़ाया नहीं, ठीक है। क्यों? क्योंकि डेफिनेशंस है, आप खुद भी रीड करोगे समझ जाओगे। एक छोटा सा होमवर्क है, ये एक्ट के अंदर आपको वेरियस डेफिनेशंस मिलेगा। मैं जिनके पास मैट नहीं है, नोट नहीं है, मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप जरूर इस सारे के सारे डेफिनेशंस को एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और सेक्शन 14 से लेकर 19 में पावर के बारे में बोला है, एक बार गो थ्रू करिएगा, ठीक है। ये सब चीज आपको समझ में आ जाएगा। अगर कोई डाउट है, एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, अगर डाउट रहे तो पूछ होगा नहीं, क्योंकि अगर आप कॉन्सेप्ट समझ गए तो मैं ये नहीं समझता कि होगा, बट हाँ पढ़ते पढ़ते डाउट हो ही सकता है, मैं डिस्कस करता हूँ, ठीक है। तो आज हम लोग जनरल क्लॉसेस एक्ट कंप्लीट कर दिए। इसके बाद और एक एक्ट है जो सीए के लिए बहुत जरूरी है, बाकी सीएस वगैरह के लिए और भी चीजें हैं, दैट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। मैं इसका ये जो एक्स्ट्रा क्लास होगा इसका डेट मैं बता दूंगा, मोस्ट प्रॉब्ली मंडे करूँगा, ठीक है, संडे या मंडे कोई भी एक डेट में प्रोवाइड करो, ठीक है सर। आज इतना ही है, नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं, टाटा फिर।
बाय सर। That's it, sir. बाय सर। Bye, Bye, sir. sir. बाय सर। बाय।